नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ सारी खबरों के पीछे की कहानियां यहीं आपको पता चलती हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, एक कमोडोर एस बैल साहब प्रोग्राम में आ चुके हैं। समीर चौगांवकर जी का इंतजार है, पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पटना की सड़कों से निकली है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर जो घमासान चल रहा है, दरअसल आज वो सड़कों पर उतर आया है। बिहार में आज महागठबंधन ने बंद बुलाया है, चक्का जाम किया हुआ है, ट्रेनें रोकी जा रही हैं। और इस सब के बीच राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी तादाद में एक शक्ति प्रदर्शन किया। इनके अलावा पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से यह सिलसिला शुरू हुआ। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई माले वाले एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए निकले। पुलिस ने सचिवालय थाने के बाद बैरिकेडिंग करके उन्हें रोका। उन्हें यहां से आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई और यहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद ये सारे नेता वापस लौट गए। यहां से चुनाव आयोग का दफ्तर सिर्फ 150 मीटर दूर था। राहुल गांधी ने लेकिन यहां जो बातें कही वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार के चुनाव में भी बीजेपी चोरी करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र का मॉडल हम समझ गए, वहां चोरी हमने पकड़ ली, तो इस बार इन्होंने दूसरा रास्ता निकाला है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर लाखों वोटरों को उनका वोट जो है वो छीन लो। तेजस्वी यादव बोले, वोटर लिस्ट से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का नाम काटने की तैयारी हो रही है। मतलब सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि हमारे वोटर का नाम काटने की तैयारी हो रही है और बीजेपी ऐसे चोरी करके ये चुनाव जीत लेना चाहती है। लेकिन आज महागठबंधन के नेताओं ने इस मुद्दे को एक दूसरे लेवल पर ले जाने का काम किया, जब उन्होंने पूरे बिहार में एक बंद की कॉल दी थी। अब इसका कितना असर रहा वो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी खास तौर पर वहां पहुंचे, आपको नेता दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा भी दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट के। तो उस महागठबंधन के जितने चेहरे इकट्ठा हो सकते थे एक जगह पर, वो सभी इकट्ठा हुए हैं। अब इसका असर तो तब होगा अगर बिहार की जनता को वो ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो गलत हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा है? और चुनाव आयोग इस बीच में क्या कह रहा है? चुनाव आयोग जो डेटा जारी कर रहा है उसके मुताबिक तो उसका ये जो सर्वे का काम है या वोटर लिस्ट रिवीजन का काम है, ये तो बड़ी तेज गति से चल रहा है। और चुनाव आयोग ये भी दावा कर रहा है कि आधे से ज्यादा फॉर्म तो भरकर हमको वापस भी दिए जा चुके हैं। इसका मतलब ये कि बिहार का जो वोटर है वो चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहा है। अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो इन नेताओं को प्रॉब्लम क्यों है, या फिर पूरी सच्चाई बताई नहीं जा रही? तो इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको मैं पहले कुछ बयान दिखा देता हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा यहां से, तेजस्वी यादव क्या बोले और बीजेपी जेडीयू ने उनकी बातों पर कैसे रिएक्ट किया। बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा।
भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है, या तो आप भारत में पैदा हों, या आपके माता पिता भारत में पैदा हों, या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने। यही स्थिति है। अब जैसे बहुत से भारत के लोग अमेरिका बस गए, यूरोप बस गए, इंग्लैंड बस गए तो वहाँ के नागरिक बन गए, तो भारत की नागरिकता भी समाप्त हो गई ना। हालांकि आप भारतीय मूल के हैं, लेकिन आप यहाँ वोट नहीं दे सकते। तो यही तो कानून है ना। तो जब इतना सख्त कानून है तो फिर ऐसे लोग जो एकाएक चले आए हैं, तो जांच में क्या दिक्कत है? होने दीजिए ना। तो सवाल यही है। अभी तो किसी को निकाला नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है या गलत रूप से आता है, तो उसके खिलाफ भी जैसे मैंने बताया अपील का प्रावधान है। चुनाव ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ जाने का अधिकार है। तो इतना सब कुछ है, तो परेशानी किस बात की है? इसीलिए सवाल उठता है। कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव कि सीमांत इलाकों में, बांग्लादेश से जुड़े इलाकों में, बंगाल के बॉर्डर के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। तो जांच होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप राजनीतिक बंद के लिए आए हैं। चूंकि बिहार में चुनाव है, इसके पूर्व जिन राज्यों में चुनाव हुआ और आपके घटक दल के लोगों ने 2020 और 2024 के चुनाव के बाद और उस दरमियान इस बात की सार्वजनिक चर्चा की और आपत्ति व्यक्त किया था कि विभिन्न मतदाताओं के नाम में दोहरीकरण है, मृत व्यक्तियों का नाम है। ऐसी स्थिति में अगर नाम हटाया जाने का प्रावधान है तो उसको आप राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी, यह बिहार है, यहाँ सब्जी बेचने वाला भी पे फोन का इस्तेमाल करता है। यहाँ 94% जीविका की दीदियां। तो आपने सारे नेताओं के बयान सुन लिए। अब इससे जुड़ा मैं आपको कुछ और अपडेट दे दूं, फिर हम बात शुरू करते हैं। विपक्ष के सवाल हैं, इसके बीच चुनाव आयोग के ऊपर सीधा आरोप लगा दिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो तो बीजेपी आरएसएस के किसी कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं। जो भी हो, एक आंकड़ा जारी किया है चुनाव आयोग ने, वो ये कहता है कि पिछले 2 हफ्ते में जब से ये आदेश निकला कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा वोटर रूल्स का, 7 करोड़ 90 लाख वोटरों में से 3 करोड़ 70 लाख के फॉर्म जमा हो चुके हैं, लगभग 47%। वहीं 97%, 97% से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। मतलब लगभग सारे मतदाताओं तक फॉर्म पहुंच चुका है और उनमें से आधे मतदाताओं का लगभग फॉर्म चुनाव आयोग को मिल चुका है। इसके अलावा 18.16% फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सीधा अपलोड हुए मतदाता की तरफ से, तो वो इसमें और जोड़ दीजिए आप। मतलब 14 दिनों में 50% से ज्यादा रिव्यू का काम पूरा हो गया और अभी 25 जुलाई तक का वक्त दिया है इसमें इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारा ये वोटर लिस्ट रिवीजन का काम हमारी तय सीमा से पहले ही पूरा हो जाएगा। तो विपक्ष जो कहता है कि ये काम समय से पूरा नहीं हो सकता, तो ये सीधा सवाल उस पर उठाया जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग राशन कार्ड और मनरेगा के जॉब कार्ड को नागरिकता का आधार नहीं मानता है और इसका कारण भी है क्योंकि अवैध प्रवासियों के पास भी ये डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और ये तो हमारे यहाँ बड़ी आम जानकारी, हर आदमी जानता है कि भाई आधार कार्ड बन जा रहे हैं आजकल अलग अलग जगहों। दिल्ली में ऐसी कार्रवाइयाँ कितनी बार हो चुकी हैं, पश्चिम बंगाल में कितनी बार हो चुकी हैं, जहाँ फर्जी आधार कार्ड बनते पकड़े गए हैं। जनवरी 2024 का एक आंकड़ा आपको देता हूं। बिहार के सीमांचल के 4 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बन गए। जैसे किशनगंज में 105% से ज्यादा आधार कार्ड है, अररिया में 102% से ज्यादा, मतलब 100 लोग हैं तो 102 आधार कार्ड हैं, 105 आधार कार्ड है। कटिहार में लगभग 102% आधार कार्ड बन चुके हैं। पूर्णिया में भी ऐसी आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। मतलब जितनी इन जिलों की पॉपुलेशन है, आबादी है, उससे ज्यादा यहां पर आधार कार्ड है लोगों के पास। अब ये कैसे हो सकता है? इसी सबको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए ये वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा। अभी भाजपा के नेता ही कह रहे थे कि वोट सबको देना है, किसी का वोट छिनना नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वोट का अधिकार भारत के नागरिक को ही होगा।
किसी और को ये अधिकार नहीं हो सकता कि घुसपैठिया जो है, कोई विदेशी रह रहा है अगर, उसको भले उसके पास आधार कार्ड हो लेकिन वोट देने का अधिकार उसको नहीं मिल सकता, भले आप उसको पकड़ ना पाओ। लेकिन इतना बंदोबस्त तो कर सकते हो चुनाव से पहले कि ऐसे लोगों को आप अपनी वोटिंग प्रक्रिया से कम अलग रखें, वरना तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। अगर घुसपैठिए भी वोट डालने लगे और पार्टियां उनको भी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने लगे तो। लेकिन बहरहाल आज महागठबंधन ने ताकत दिखाई है। त्रिपाठी जी, आपने तस्वीरें भी देखी। ये देखिए, ताकत दिखाई है और इसको मैं तो इस तरह से देखता हूं कि वो अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं। कोई रास्ता नहीं बन रहा था कि राहुल गांधी के साथ हो कोई एक साथ ज्वाइंट कोई धरना प्रदर्शन कुछ ऐसा करें जिससे दोनों के कार्यकर्ताओं में संदेश जाए। और आज का दिन क्यों चुना गया? आज के दिन चुने जाने के पीछे एक वजह ये भी है कि देश भर में लगभग 1 दर्जन श्रमिक संगठनों ने भी बंद का आह्वान किया है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पॉलिटिकल भर था, उनको पता था कि उनकी अकेले की ताकत में ये संकट है, तो उसको उस लेबर कॉज से, श्रमिक के इशू से भी जोड़कर, मजदूरों के मुद्दे से भी जोड़कर ये करने की कोशिश की गई। ओवरऑल अगर कहें तो उनका ये अधिकार है, चुनाव से पहले वैसे भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो लड़के, मतलब मैं तो सुनता हूं, तो अभी मैं देख रहा था अलग अलग तरह से मीडिया में हेडलाइंस चल रही हैं, तो लड़के जैसे ही इस तरह से ऐसे घूमते हुए दिखते हैं तो मुझे लखनऊ याद आता है, जहां लखनऊ की सड़कों पर निकले थे। क्योंकि तब अखिलेश जी की सरकार थी तो तार वार सर के ऊपर था, तो ऐसे झुकते हुए दोनों गए थे, तो वो याद आ गया। झुक ही गए दोनों लड़के, कोई परिणाम नहीं निकला। हमने गुजरात भी देखा था, जहां 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 लड़के थे। और 4 लड़के कौन कौन से थे? राहुल गांधी, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर। राहुल गांधी हैं, कांग्रेस छोड़कर तो जा नहीं सकते। जिग्नेश मेवानी खांटी कम्युनिस्ट हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल वो आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं, विधायक भी हो चुके हैं। सवाल यह है, क्या राहुल गांधी ये जो कुछ भी करते हैं इसकी कोई लॉन्ग टर्म की कोई योजना है क्या? ये करना चाहिए, मैं मानता हूं कि अपनी पार्टी को उन्हें ताकतवर बनाना है। अब सवाल आता है जिस इशू पर, जिस मुद्दे पर वो आ रहे हैं, 3,70,00,000 से अधिक जो एन्यूमरेशन फॉर्म है, जिसको गणना फॉर्म कह रहे हैं, गणना प्रपत्र कह रहे हैं, वो भरा जा चुका है। आप कह रहे हैं कि नहीं जनता तो बड़ी दुखी है, बड़ी नाराज है और जनता फॉर्म भरे जा रही है। फिर आप झूठ बोल रहे हैं, लगातार हर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है। फिर आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं महाराष्ट्र का मैंडेट चोरी कर लिया गया। चुनाव आयोग ने बहुत विस्तार से एक एक बात का जवाब दिया, लेकिन अगर आप मानने को तैयार नहीं, चुनाव आयोग तो उनकी तरह बीजेपी का एजेंट है उनके लिए। नहीं, ये तो देखिए स्वाभाविक होता है कि जिसकी सरकार होती है उसके सारे सत्ता संगठन कह दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और तो और नहीं तो अपनी दादी की कुछ मतलब जो अनुभव उनका है उसको कुछ पूछ लेते। हालांकि आज मैं बताऊं, आज उनकी दादी जी होती हैं अगर, तो इसी बात पर इनको उठा के जेल में डाल देती, क्योंकि दादी जी के समर्थक, राहुल जी की दादी जी के समर्थक, उनका यह कहना था कि उस वक्त जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे विपक्ष के नेता, समाजवादी नेता, लालू जी, मुलायम, ये सब क्या कर रहे थे? ये इतनी अराजकता झूठ बोल के फैला दिए थे कि देश में भयावह स्थिति। ठीक है, अब आज जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वही अराजकता कर रहे हैं। तो अच्छा है कि दादी जी नहीं है, नहीं तो ये जेल में होते। लेकिन ठीक है, चुनावी अधिकार करना चाहिए। बिहार की जनता को इस प्रक्रिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सहयोग कर रही है, बहुतायत जनता को कोई प्रॉब्लम। और राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं दिखाई देता, फिलहाल तो नहीं दिखता। ठीक, अब उन्होंने कहा कि हमने क्योंकि महाराष्ट्र का मॉडल पकड़ लिया। महाराष्ट्र का मॉडल उन्होंने क्या बताया था? फर्जी वोटर जोड़ो, जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर। वो तो अब इस बार दूसरी तैयारी करी है भाजपा ने, चुनाव आयोग को मिला करके। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हमसे बात कर रहे हैं जैसे आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता हूं, इस तरीके से। तो उनका कहना है कि अब ये नया तरीका निकाला है बीजेपी ने कि वोटरों के नाम पहले ही काट दो और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जामा भी पहना दो एसआईआर के नाम पर, इस इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर। सर, बहस हो रही है, बार बार इस पर भी चर्चा होती है कि रिवीजन होना चाहिए, सब लोग भी मान रहे हैं कि रिवीजन होना चाहिए। फिर वो टाइम को लेकर हुई, आपने भी उसमें साफ किया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई उनका प्रोसेस जो है रफ्तार से चल रहा है। लेकिन मैं दूसरे मसले पर चर्चा करना चाहता हूँ, जिस पर अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई जो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हो उस पर उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर देख रहा हूँ जो 1995 का, इसी रेफरेंस का है, इलेक्शन कमीशन को लेकर 1995 का है। ये लाल बाबू हुसैन वर्सेस ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जी। ये बिल्कुल उसी रेफरेंस में, जिसमें उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 1995 का वर्डिक्ट है कि सिटीजनशिप का वेरिफिकेशन का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है।
ये काम है होम मिनिस्ट्री का, या जो भी सूटेबल अथॉरिटी होती है, क्वासी जुडिशियल जो भी अथॉरिटी है वो करे, और वो इस आधार पर किसी का भी आर्बिट्रेरी तरीके से डिलीशन नहीं कर सकती। उनको चाहिए कि जो दस्तावेज दिए गए हैं, जिसको सरकार मानती है कि भाई ये हमारे सिटीजनशिप के दस्तावेज हैं, उसके आधार पर उसको काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन किसी की सिटीजनशिप के वेरिफिकेशन पर नहीं जाती, लेकिन सिटीजनशिप से जुड़े डॉक्यूमेंट मांग सकता है। डॉक्यूमेंट मांग सकता है। मैं वो जो बात है वो बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सिटीजनशिप पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सिटीजनशिप का जो ऑनर्स है वो व्यक्ति पर है, सिटीजन पर है, कि वो प्रूव करे कि वो इंडिया का, इस देश का सिटीजन है कि नहीं। ये काम उसको करना है, लेकिन सिटीजनशिप के आधार पर कि भाई आप सिटीजन नहीं है, ये वेरीफाई करने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। और यदि ऐसा कुछ लग रहा है उनको, तो वो एक जो क्वासी जुडिशियल जो भी सिस्टम होता है या होम मिनिस्ट्री का जो सिस्टम है, उस पर उसको जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी बहस है कि क्या इलेक्शन कमीशन को सिटीजनशिप पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं तो आपको एक वो रेफरेंस इसका बताया, तो मैंने इसमें अपनी बात कोई नहीं जोड़ी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात सही है। हमने भी प्रोग्राम में एक दिन पहले कोट किया था कि ये काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन का नागरिकता जांचना। सुप्रीम कोर्ट तो, इलेक्शन कमीशन तो नहीं कह रहा कि मैं नागरिकता जांच रहा हूँ, वो तो कह रहा है मैं वोटर जांच रहा हूँ, ये मेरा वोटर है कि नहीं है। वोटर होने के लिए नागरिक होना जरूरी है, ये साथ में जुड़ी हुई बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो केवल जो पात्र वोटर है उसकी पहचान कर रहा है। आपने खुद कहा कि वो डॉक्यूमेंट कोई भी मांग सकता है। हाँ, और उसमें उसको प्रूव करना हो। अच्छा, ये भी बहस में आई एक दिन बात कि कौन से डॉक्यूमेंट मांगे इलेक्शन कमीशन, ये कहां लिखा है। अब ये जब नियम बने होंगे, जब इलेक्शन कमीशन का मैनुअल बना होगा, तब तो आधार का, उसमें एक डिबेट इसलिए होती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड को उसमें से अलग कर दिया। मैं वही सर, मैं भी सवाल ही पूछ रहा हूं जी। जब से ये सारे प्रक्रियाएं बनी होंगी, SIR, वोटर लिस्ट रिवीजन, व्हाटएवर, इलेक्शन कमीशन की नियमावली बनी होगी, तब तो आधार का कॉन्सेप्ट ही नहीं था देश में। आधार तो अभी आया ना, 15-1 साल पहले, 20 साल पहले आया होगा। तो अब दुनिया कह रही है कि आधार को मानिए। इलेक्शन कमीशन कहता है जो डॉक्यूमेंट चलते आ रहे हैं हम उनमें से मांग रहे हैं। अब उन 11 की लिस्ट को आप देखिए, ये ठीक है कि वो हर साधारण घर में नहीं होते, लेकिन वो मान्य डॉक्यूमेंट है। नहीं, वो ठीक है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि इलेक्शन कमीशन यही डॉक्यूमेंट मांगेगा अपनी लिस्ट रिवीजन के लिए और ये वाले डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। नहीं, तो आरती जी प्रोग्राम में एक चीज और जोड़ दूं, स्वागत है जी, एक चीज और जोड़ दूं कि वो तो अपडेट कर सकता है इलेक्शन कमीशन। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो सारे दस्तावेज ही आधार कार्ड से वेरीफाई होते हैं। आपके पास आधार कार्ड होगा तब वो बनेगा। तो फिर जो जिस चीज पर आधार है उसी को निराधार आप कर रहे हैं। सब चीजें जुड़ी हुई, लेकिन अभी और UIDAI की वेबसाइट पर आप जाएंगे, जो भारत सरकार के आधार की वेबसाइट है, उस पर क्या लिखा है? उस पर लिखा है मेरी पहचान मेरा आधार। सर, अब ये बहस बहुत लंबी चली जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो मेरी पहचान है कि ये आदमी मैं हूं। ये विशेषज्ञों ने बताया कि आधार का मतलब ये कि इसमें जितने बायोमेट्रिक्स हैं ये मेरे हैं और मैं यही व्यक्ति हूं, लेकिन मैं भारत का रहने वाला हूं या नेपाल का रहने वाला हूं। आधार इस बात का प्रूफ नहीं है। उसमें जो एड्रेस लिखा है वो और आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान तो होता नहीं शायद उसमें, जन्म स्थान नहीं होता। हाँ, तो वो लेकिन आधार से तो आप पासपोर्ट, उसके लिए आधार नहीं जाना जाता। आधार जो है पासपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है, और पासपोर्ट जो है वो सिटीजनशिप का वो है प्रमाण। साथ मैं एग्री करती हूँ कि आप कह रहे हैं कि आधार से ये आप साबित नहीं कर सकते हैं कि आप इस देश के निवासी हैं कि नहीं। भाई, आधार जो है, हमको ये कह के इसकी मार्केटिंग हुई थी, सरकार ने ये कहा था कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा जो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर देगा, और अक्रॉस द कंट्री जो है एक सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट होगा जो कहीं पे भी चलेगा। तो जब अगर आप जो अभी भी जो डिबेट चल रही है बिहार में, उससे सबसे बड़ी चीज जो नजर आ रही है, इनएफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम जो है वो नजर आ रही है कि सरकार को इतने सारे कार्ड बना लिए, ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली का बिल है, ABCD है, उसके ऊपर आधार भी है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का भी कार्ड है, और ये सारे कार्ड होने के बावजूद, उसके बावजूद भी आपको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे एक ही इंसान के या तो 2-3 वोट होंगे अलग अलग जगह पे, या कोई वोट ही नहीं होगा। सिस्टम इनएफिशिएंट है, ये तो सच्चाई है। बिल्कुल, इसीलिए ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने जो आधार को बिल्कुल रद्द किया है, डिसमिस किया है, मुझे नहीं लगता है कि ये सही। अच्छा, मुझे बताइए, ये कॉमन नॉलेज है या नहीं है कि नकली आधार बनते हैं?
ये भी कॉमन नॉलेज है कि बहुत सारे नहीं, नकली वोटर्स क्या नहीं बनता सर? एक जगह मैं रजिस्टर्ड कह रहा नहीं हूं, है। अगर ये सब मानते हैं कि आधार नकली बनते हैं, और बिल्कुल। अभी हमने डेटा ये दिया कि सैचुरेशन से ज्यादा, आबादी से ज्यादा आधार बने हुए नकली हैं। क्या नहीं बनता है? ओहो सर, इसका मतलब हम स्क्रूटनी करना छोड़ दें? नहीं, स्क्रूटनी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को खुद पे भी एक स्क्रूटनी करनी चाहिए। समय चला जाएगा। जिस मैं तरह- आप एक बार बहल साहब का इस पर टेक देखिए, इसमें मैं एक दो चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले कि एक दिन पहले करना, जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉइंट की तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी होगा। दूसरी चीज है कि दो मुद्दे इसमें आ जाते हैं। एक पॉलिटिकल मुद्दा जहां पे इमोशनल अपील को जनरेट किया जा रहा है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा, ताकि मैक्सिमम वोटर्स, खासकर जो सीमांचल के अंदर वोटर्स है जिनको ये ज्यादा इफेक्ट करेगा, उनको अपनी तरफ खींचना। और साथ में जो महागठबंधन की पार्टीज हैं उनको एक स्थान पे ये पहली बारी आ रही हैं और इनको साथ लेके चलना, इनके जो कार्यकर्ता एक दूसरे को पहचान सकें। और तीसरी चीज है जो 5 करोड़, जो हमने कहा था कि 5 करोड़ के करीब तो ऑलरेडी वेरीफाइड है, क्योंकि 2003 से पहले जितने भी हैं, क्या उनको भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा? यस, उनको भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो हम फिगर दे रहे हैं 47 से 50%, तो उसमें कई ऐसे फॉर्म भी होंगे जिनमें 5 करोड़ वो वाले होंगे जो जिनकी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और जो वेरिफिकेशन की जरूरत है वहां पे ये प्रॉब्लम आएगा। इसके अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं। एक है जो अर्बन एरियाज है, शहर है, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पे ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे। लेकिन प्रॉब्लम आएगी रूरल एरियाज के अंदर, और रूरल एरियाज में ही जाना भी इस समय मुश्किल है। और वहां पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो एंड में डिटरमिन करेंगी। कब आएगी प्रॉब्लम पहल साहब? आधे फॉर्म तो जमा हो गए जी, लेकिन जो फॉर्म्स में प्रॉब्लम आनी थी, क्या वो वाले फॉर्म्स उस परसेंटेज के अंदर आते हैं? ना मैं करेक्ट, लेकिन 3 करोड़ के करीब अभी भी वो नंबर है। अगर इसमें से अगर हम डिस्कशन के लिए कहें कि कुछ लाख या 10 लाख या 15 लाख जो है वो रह जाएंगे, तो ऑपोजिशन को जरूर यह मुद्दा मिल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। एक छोटा कमेंट प्लीज। नहीं, देखिए, मैं तो फिर कह रहा हूं ना कि ये एक तो आधार वाले मसले पर तो हम सब एक मत हैं, और मेरा ये मानना है कि स्क्रूटनी के लिए आधार से अच्छा तरीका क्या है? आपके पास फिंगरप्रिंट है, आपके पास रेटिना है, सब कुछ आपके पास है। तो वो तो अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो ये सीधे सीधे सरकार की उस तंत्र की विफलता है जो आधार बना रहा है। ये चुनाव आयोग का मसला नहीं है। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि क्या एफिशिएंट होने का कोई अवसर भी न लिया जाए। हाँ। भाई, आप सक्षम होने की कोशिश कर रहे हैं, आप शुद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं, आप वोटर लिस्ट को स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, निगरानी उसको भी ना करें, उस पे कैसे ऐतराज किया जा सकता है? मुझे लगता है कि डिलीशन और एडिशन वो दोनों हर बार होता है, इस बार थोड़ा इंटेंसिव हो रहा है। अब किसको डर लग रहा है कि हमारा वोटर चला जाएगा, या किसने फर्जी बनवा रखा है कि एक ही आदमी जाता है और 10 लोगों का वोट डाल के आता है, यह भी पता होना चाहिए। खबरें कुछ उत्तर प्रदेश से। सावन का महीना शुरू होने वाला है 2 दिनों के बाद, और इसके साथ ही शुरू होगी कावड़ यात्रा। 4 करोड़ से ज्यादा कावड़िए जयकारों के साथ हरिद्वार से जल लेकर के निकलेंगे। लेकिन कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले जो विवाद चल रहे हैं वो खत्म नहीं हो रहा है। दरअसल इस पूरे रूट पर, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप माने, रास्ते में पड़ने वाले ढाबों पर, होटलों पर, रेहड़ी फेरी वालों पर, मतलब खाने पीने की मुख्य तौर पर जो जगह है, वहां पहचान वो उजागर हो, इसको लेकर के माहौल बहुत गर्म है। मुजफ्फरपुर में पहचान विवाद के बाद, वहां आपको याद है, वहां तो मामला यहां तक चला गया था कि मारपीट हुई। कुछ लोगों ने जाकर के पूछा, भाई होटल पर तो लिखा है वैष्णो ढाबा, मालिक कौन है? तो पता लगा मालिक तो मुसलमान है। तो जिसने शिकायत करी उसने जो है अपना नाम कुछ बताया, पहले हिंदू, बाद में वो भी मुसलमान निकला। लेकिन ये था कि वहां पर हिंदूवादी संगठन जाकर के कई जगहों पर पहचान पूछने लगे थे, तो इस पर सरकार ने कुछ सख्ती भी की। अब जगह शिफ्ट हो गई, मामला नहीं। बरेली में क्या हो रहा है? हिंदू महासभा ने वहां पर एक पोस्टर कैंपेन शुरू कर दिया है। इसके तहत हिंदू महासभा के लोग ढाबों, होटलों, ठेलों पर जाते हैं और पहचान पूछकर, अगर वो हिंदू है वहां का ओनर, तो वहां पर एक पोस्टर लगा देते हैं, मैं हिंदू हूं। ये दिख रहे हैं आपको, जगह जगह ये पोस्टर निकले हुए, छोटी से छोटी जगह पर भी है और होटल पर भी लगा हुआ है। अब हिंदू महासभा दावा कर रही है कि कोई अपना धर्म ना छुपाए, ये हमारा उद्देश्य है, और ये अपनी पहचान छुपाकर दुकान हम नहीं चलाने देंगे उसको। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन बहुत मुस्तैद है। खबर यह है कि जब ये सब तस्वीरें चलना शुरू हुई, वायरल हुई, अब जैसे हम टीवी पर दिखा रहे हैं, तो सरकार को ये सब बड़ा अखर रहा है। लेकिन वो इस पर करेगी क्या, ये अभी देखना होगा, क्योंकि अभी ऐसा कहीं से कोई ऐसा विवाद नहीं आया कि हंगामा हो गया हो या कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई हो। लेकिन सरकार ये सब बिल्कुल चाहती नहीं है, ऐसा सोर्सेज बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी ये कह चुके हैं कि अगर किसी भी नाम पर कोई उपद्रव किया गया
तो सरकार बड़ी सख्ती से इस सब से निपटेगी। अब इसके जो जड़ें वो पुरानी हैं, पिछले साल भी ऐसा ही आदेश निकला था, सरकार ने कहा था पहचान बताएं सब लोग, अपना नेम प्लेट लगाएं, जो होटल चलाने वाले हैं, जो मैनेजर हैं। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने ना कहा, उसको हटा दिया, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरा आदेश जारी कर दिया किसी एक्ट के तहत कि भाई ये तो करना पड़ेगा, तो फिर वो चल रहा है मामला इस बार कांवड़, और कांवड़ सीजन में ही ये ज़्यादा होता है, सावन के महीने में ही ये ज़्यादा होता है। पहले मैं आपको उस आदमी की बात सुनवा रहा हूँ, एक यशवीर बाबा हैं जो इस काम में बड़े सक्रिय हैं, मतलब ये पहचान पूछने वालों में, उनकी बात सुनते हैं। अपने सनातन धर्म की जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानें हैं, उन पर भगवान वाराह का चित्र लगाए और भगवा ध्वज लगाए, जिससे ये संदेश जाए अपने सनातन धर्म के लोगों के लिए और कांवड़ लाने वाले अपने शिव भक्तों के लिए कि आप लोग वहीं भोजन करें जहां भगवा ध्वज है, मोटे अक्षरों में सनातन धर्म के लोगों का नाम लिखा हुआ है और वहां भगवान वाराह का चित्र है। भगवान वाराह का चित्र जहां पर होगा वहां पर समझिए थूक मूत्र करने वाला गैंग नहीं है, वहां सनातन धर्म के लोगों की ये खान पान की दुकानें हैं। अब ये कहते हैं कि अब जैसे इन्होंने कहा थूक मूत्र करने वाले, ये ठीक बात है, ऐसे वीडियोस आते हैं कई बार कि लोग गंदगी मिलाते हैं खाने पीने के सामान के अंदर। ये कहते हैं कि जो कांवड़ यात्रा में शामिल होता है, कांवड़िया जो शिव भक्त शामिल होता है, बड़े पवित्र मन से कांवड़ लेकर के आता है, पवित्र जल लेकर के आता है, और वो एक बहुत कठिन व्रत का पालन कर रहा होता है। उसमें खाने पीने का उसको बहुत ध्यान देना है और बड़े उसके नियम होते हैं। अपना कांवड़ वो सैकड़ों किलोमीटर चल जाता है, कई बार वो आदमी पैदल चलता है, लेकिन कांवड़ जमीन पर नहीं रखता है। तो जो व्यक्ति इतना कष्ट उठाकर अपना व्रत का पालन कर रहा है, ऐसे में किसी अशुद्ध जगह पर खाना खाकर या कुछ सामग्री लेकर उसका व्रत ना टूटे, इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये उनका तर्क है। अब लेकिन ये पोस्टर लगा देना, मैं हिंदू हूं, आरती जी बताएं पहले कैसे देखती हैं इसे। सौरभ, मैं तो इस बात से बहुत परेशान हूँ जिस तरह की राजनीति हुई पिछले साल भी, आपने सही याद दिलाया, पिछले साल भी जो ये मसला खड़ा किया गया और अभी भी जो वीडियोस आ रहे हैं कि तोड़ फोड़ हो रही है, सबकी दुकानें गिराई जा रही है, ये सही नहीं है। ये पूरे माहौल को, जो इंडिया का जो ओवरऑल सोशल फैब्रिक है, उसके मैं कहूँगी उसके लिए बहुत ही डेंजरस है। ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इस देश में बहुत सारे मठ है, इस देश में बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, कांवड़ियों की अपनी बड़ी संस्थाएं होंगी। क्या वो बिना ये जो मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसको अवॉइड करके क्या व्रत का पालन कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि जब हिंदुओं के बाकी त्योहार होते हैं, बाकी व्रत होते हैं, उस वक्त भी अगर आप देखें ज़ोमैटो, स्विगी और हर दुकान पे लगा होता है कि व्रत वाला खाना है या व्रत वाली चीज़ें हैं, तो वो ऑप्शंस इनके पास क्यों नहीं हो सकते हैं? वो सारी फैसिलिटीज इनको क्यों नहीं दी जा सकती है? जिस तरह से इन्होंने अपने हाथ में पूरे लॉ एंड ऑर्डर को लिया है और एक थ्रस्ट किया है, ये इम्पोजिशन है, डिक्टेटोरियल तरह का एक माहौल बना रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वही होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। इनफैक्ट योगी जी की भी सरकार को ये होने नहीं देना चाहिए। वो माने जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो माने जाते हैं कि वो सब पक्षों का, सब सोसाइटी के जितने भी वर्ग है उनका ध्यान रखते हैं, तो उनको ये पहल करनी चाहिए कि इनके लिए जितनी भी फैसिलिटीज है, व्रत जो ये पालन करते हैं, वो उनके लिए समाज के लिए ठीक नहीं। आपने कहा सरकार को सख्ती करनी चाहिए और कांवड़ियों का पूरा ध्यान रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार ले। बताएं, ये उचित है ये जो हो रहा है? नहीं, देखिए, जो आरती जी कह रही हैं उसमें तो किसी को कोई एतराज हो ही नहीं सकता है, लेकिन हर बार बात शुरू कहाँ से होती है? पहली बात तो ये, जो भी हैं यशवीर महाराज या जो भी हैं, किसी को भी ये इजाज़त नहीं मिल सकती है कि आप खुद जाकर चेक करें और पूछें और बताएं। लेकिन ये संकट तो बड़ा है ना, इसको हम लोग आंख कैसे मूंद लेंगे कि हर बार ये बात आती है, उसके बावजूद मुसलमान होकर हिंदू नाम से दुकान खोलेगा? क्यों ऐसा करेगा? मतलब इसकी कोई वजह मुझे नहीं समझ में आती। फिर कोई कहता है कि उसको इतना डरा हुआ है, धंधे पर उसके असर पड़ेगा। अरे भाई, अगर इतना उसको भरोसा नहीं कि कोई एक हिंदू आएगा, तब तो और खतरा है, तब तो इसका मतलब और ज्यादा सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि तब जब पता चलेगा तो वो लड़ाई झगड़े की नौबत आएगी, जो अक्सर होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, कोई भी ऐसा लुम्पेल एलिमेंट, कोई भी ऐसा फ्रिंज एलिमेंट, उसको इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन ये विशुद्ध रूप से आस्था से जुड़ा मसला है,
ये विशुद्ध रूप से आइडेंटिटी को सामने रखने का मसला है। आप फोर्जरी करते हैं, अगर आप आइडेंटिटी अपनी छिपा रहे हैं, उसके लिए भी कानून में धाराएं हैं। सवाल यहां है कि उसको हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है, और अगर ये किया जाएगा तो प्रतिक्रिया में इस तरह के मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, और इस तरह के जो एक तरह से आप कहते हैं जिनको फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, वो सामने आप कह रहे हैं आएंगे और हिंदू कानून मुसलमान व्यवस्था की के शुरुआत अवसर मुसलमान की तरफ से हो रही है। मुसलमान की तरफ से कह लें, या जो लोग जिसको कहते हैं ना कि आप धंधा कर रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं हम ऐसे ही धंधा करेंगे तो काम चलेगा। अच्छा, अभी मैं एक घटना बता दूं, अभी परसों नरसों की घटना है। हिंदू ढाबे वाला था और वो उसी में सब प्याज वाज करके कर रहा था, कांवड़ी ये नाराज हो गया, उसकी दुकान पे तोड़फोड़ कर दिया। अब ये बड़ा स्वाभाविक सा है, जब आप शुद्ध शाकाहारी ढाबा लिख रहे हैं, जब आप वैष्णव भोजनालय लिख रहे हैं, वैष्णव ढाबा लिख रहे हैं, पंडित जी का ढाबा लिख रहे हैं, तो भैया इन सब के साथ कुछ चीजें हैं जो एक ब्रैकेट में आती हैं। अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। अपनी पहचान छिपाना ही गलत है, बात वहीं से शुरू करनी लेकिन लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ना चाहिए? अभी भी बाजार में आप देखेंगे कितनी अडल्ट्रेशन है, कोई जाके वहां पे दुकानदार की मार पिटाई तो नहीं करता, और अगर करता है तो पुलिस आती है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं लॉलेसनेस देख रहे हैं, वो सही नहीं है, ना देश के लिए, ना यूपी के लिए, ना पूरे समाज के लिए। तो मुझे लगता है कि यूपी जो अभी हम कई सालों से देख रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी बातें यूपी सरकार में हो रही है, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो योगी जी की सरकार जो है इसमें सक्षम नहीं है। वो सक्षम है और वो दिखा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि अगर आपने ये किया तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी, भाई क्यों होगी? अगर पुलिस है, अगर सारा सिस्टम है, तो क्यों लॉ एंड ऑर्डर? वो आइडियल सिचुएशन है, नहीं होना चाहिए भाई, लेकिन हमारे यहाँ होता है। और गलत पुलिस तो काम कर ही रही है ना, इसीलिए तो कुछ नहीं हो रहा है। आप ये भी तो सोचिए ना, नहीं तभी तो तोड़फोड़ पुलिस हुई, काम अगर न कर रही एक बात, होती। अच्छा हम लोग क्योंकि स्पेसिफिक बात करें, जनरलाइज ना करें, कांवड़ की बात कर रहे हैं ना, कांवड़िए आमतौर पर जब चलते हैं, क्योंकि मैं तो वहां उस इलाके में रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, वो बड़े भावुक होते हैं पहली बात तो, क्योंकि बड़ा परिश्रम करके चल रहे होते हैं और बड़े टची होते हैं। मैं ये शब्द इस्तेमाल अगर कर सकूं, अरे मोटरसाइकिल हल्की सी छू जाती है तो हंगामा हो जाता है सड़कों के ऊपर। लेकिन सौरभ, तो ये तो उनके लिए मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं खाना खा रहा हूं। आपने सही कहा, लेकिन यही जस्टिफिकेशन वो जो जब इशू इतना बड़ा बन गया था कि जो सड़कों पे जाके नमाज पढ़ रहे थे, वो भी टची है उस मामले में कि वो जब नमाज पढ़ रहे उनको कोई डिस्टर्ब करे, सड़क पे हो या कहीं और पे। ये सही नहीं है। इस कंट्री में एक सिस्टम है, इस कंट्री का एक लॉ है। आप वो जो हो रहा है वो कानून के खिलाफ हो रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ दो चीजें कंपेयर कैसे हो सकती हैं? दोनों चीजें कावड़ को इजाजत सरकार देती है, दोनों चीजें। कावड़ियों को पूरा अधिकार है कि वो रैली निकाले, वो अपना व्रत का पालन करे। और एक फाइनल कमेंट आप लोगों की भी अच्छा चल रहा है। सिर्फ आरती जी ने अच्छा कर दिया, ये वहां ले जाके जहां मैं नहीं जाना चाह रहा था। ये पैरेलल कभी नहीं आना चाहिए। पहली बात तो एक नमाज सड़क पर पढ़ना गैर कानूनी है, जहां तक रही उनके प्रदर्शनों की। कानूनी है मैं बता रहा हूं, नहीं क्या ये कानूनी है कि वो जाके किसी की दुकान तोड़े? मैं उसी पर तो आ रहा हूं। अगर आप ये कहेंगे कि कोई कुछ खा रहा है, क्या उस वक्त में जब नमाज में होता है, रोजे में होता है, कुछ ऐसी सामग्री उसको खाने को मिल जाए या वहां बनी हो, नाम छिपा कर कोई करे, तो उसके बाद क्या हंगामा होगा इसकी कल्पना भी की जा सकती है। मैं उसकी जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल फिर आप वहीं तो लेकर गई। मैं तो यही तो कह रहा हूं। यही कह रही हूं। आप जब फ्रीडम, किसी की सिटीजन फ्रीडम की बात करेंगे तो वो एब्सोल्यूट अच्छा होगी। ठीक है, अरे मैं आपकी बात समझाऊं। वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी मुस्लिम इलाके जहां आबादी मुसलमानों की ज्यादा हो, वहां पर कोई हिंदू व्यक्ति जो है वो ढाबा खोल ले और अपना नाम मुसलमान रख ले और हलाल मीट कह के बेचे जो हलाल ना हो, और पता चल जाए किसी को, तो क्या होगा? तो यही होगा कि पुलिस बात करेंगे कितने मरे, यही होना चाहिए, और यही होगा कि पुलिस जाके उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगी। आप यहाँ कह रहे हैं ये टची है, वो है, ये है, अच्छा कर रही है। अरे चले ठीक, मतलब ठीक, मतलब एक इतनी बात पर तो आप दोनों अग्री करते हैं ना कि भाई ये सब कुछ, मतलब ये यूं ही किसी को छूट नहीं दी जा सकती है, सब नहीं, करने कोई की, छूट नहीं, और पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी किसी का हक नहीं है कि पोस्टर लगाओ जाकर पूछो, ये भी अलाउ नहीं। नहीं, एक मिनट सौरभ जी, पोस्टर लगाने से आप कैसे किसी को रोक लेंगे कि मैं हिंदू हूं? नहीं, वो अपने आप नहीं लगा रहा है, उसकी दुकान कोई मना कर रहा हो तो आप कहिए। दिया जा रहा है, ये ठीक है कि यशवीर महाराज जो है वो जाकर के जगह करते हैं। आप कई चीजें एक साथ मिक्स हो रही है, डिबेट लंबी हो जाएगी। मैं अपने घर पर कोई मुझे लाकर दे रहा है, मैं मना कर रहा हूं और जबरी कोई लगा रहा है, तो वहां लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कोई लाकर मुझे कह रहा है कि पोस्टर लगाइए, मैं हिंदू हूं, मैं लगा रहा हूं,
तो इसमें पुलिस कहां से आ गई, कानून व्यवस्था कहां से आ गई? इसमें हम त्रिपाठी जी, अब आप थोड़े भोले बन रहे हैं। नहीं, हम कम्युनलाइज कर रहे हैं। मैं बताता हूं ना कैसे वो तस्वीर चल रही है जो वो पोस्टर दे रहे हैं यशवीर महाराज। एक भगवा वस्त्र पहने आदमी 20 लोगों के साथ चल के किसी दुकान पे जाएगा और नाम पूछेगा और कहेगा ये लगाओ पोस्टर अपनी दुकान पे, मना कर देगा। अच्छा, आपको हिम्मत लग है रहा उसकी मना कर कौन देगा? नहीं मना करता है? कौन नहीं मना करता है? मुझे नहीं लगता कोई मना अरे भाई, जो जिसको नहीं करना है वो मना कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप इतनी चीजें इसमें गड्ढमड्ढ हो गई ना, मैं फिर कह रहा हूं आइडेंटिटी सबकी रिवील होनी चाहिए, नंबर 1। चलें ठीक। आस्था सबकी एक बराबर जोर है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हो सकती। Identity- मैं अगली खबर पर जा रहा हूं। 2 मेहमान, सर सॉरी, मुझे लगा ये इनके बीच अच्छा टीटी मैच चल रहा था, चलने दिया मैंने। यूपी में ही एक और बड़ी खबर इन दिनों चल रही है, आपने देखा होगा। धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट सामने आया और ये एक जलालुद्दीन नाम का आदमी बलरामपुर में, इसने एक बड़ा विशाल अपनी कोठी बना रखी थी और ये धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। जो जांच हुई है उसके मुताबिक 100 करोड़ का इसमें चंदे का मामला, डोनेशन का मामला सामने आ रहा है विदेश से। और अब ये जांच जो है वो ईडी को दे दी गई है। तो इसमें पहला अपडेट, अब इस आदमी की जांच छांगुर बाबा के नाम से ये चलता है, ईडी भी करेगी। दूसरा, इसका ये जो बहुत बड़ा विशाल इसका भवन था, कोठी थी इसकी, वहाँ 2 दिन से लगे हुए हैं बुलडोज़र इसको गिराने में, क्योंकि ये गांव की ज़मीन पर बना हुआ है। तो ये काम अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये लगातार चल रहा है। अब ये आदमी तो गिरफ्तार है, लेकिन इसके साथ और कितने लोग जुड़े हुए थे ये पुलिस फिलहाल जो है वो पता लगा रही है। एसटीएफ के पास इसकी जो है वो जांच फिलहाल है और उसके अलावा अब ईडी भी इस मामले की जांच करेगी। योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर ऑफिशियली रिएक्ट करते हुए कहा था कि ये जो आदमी जो काम कर रहा है ये केवल समाज विरोधी नहीं, देश विरोधी काम भी कर रहा है, तो इसको तो हम किसी भारत में छोड़ेंगे नहीं। सर, मामला बड़ा बन रहा है। ये बड़ा मामला है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि धर्मांतरण को लेकर बात होती है, लेकिन सारा मसला रूल ऑफ लॉ का है। अभी आप जो पहले डिबेट कर रहे थे तो रूल ऑफ लॉ की बात हो रही थी कि किस तरह से होना चाहिए। अच्छा हुआ कि योगी सरकार की चर्चा उसमें नहीं हुई, क्योंकि योगी सरकार उसमें है ही नहीं कहीं पर। सर, एक खबर में बता दूं इस वक्त आ रही, राजस्थान में वायुसेना का एक प्लेन क्रैश हुआ है। चुरू के रत्नगढ़ में एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है। अभी हमें इतनी जानकारी आ रही है, चुरू में एक प्लेन क्रैश हुआ है। इसकी खबर मैं आपको और डिटेल में दे रहा हूं जैसी जैसी और इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन एक प्लेन क्रैश की खबर है, फाइटर जेट है ये भी हमें पता चला है। ये तस्वीरें भी देखिए अब आ चुकी हैं, चुरू के रत्नगढ़ की तस्वीर है से 10-15 किलोमीटर पे ये फाइटर एक आबादी वाला इलाका तो नहीं है, कम से कम ऐसा तो नहीं दिख रहा है तस्वीरों में। रतनगढ़ कस्बा है, रतनगढ़ कस्बे में ये क्रैश हुआ है। कौन सा फाइटर जेट था, पायलट के बारे में क्या उनकी क्या स्थिति है, ये जानकारी अभी नहीं मिली है हमें शुरू में, लेकिन ये फाइटर जेट क्रैश मतलब हुआ ये है। हमारी वायुसेना का, राजस्थान हमारी वायुसेना का ही है। हमारी वायुसेना का होगा जी, और हमारी किसका वायुसेना का होगा। एक्सीडेंट्स होते हैं बैरसात, ऐसे तो बिल्कुल। एक्सीडेंट्स जब भी हाई इंटेंसिटी फ्लाइंग होती है या फिर कोई टेक्निकल डिफेक्ट आता है या पायलट एरर भी हो सकता है, तो उन कंडीशंस के अंदर जरूर फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश करते हैं। पर ये इनिशियल न्यूज है, अभी तो ये भी नहीं पता कि फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है, ये भी नहीं पता कि क्या कारण थे, और ये भी नहीं पता कि उसको एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे ये गिरा है उसके बेस से कितनी दूर थी। वैसे हाल के दिनों में इन घटनाओं में कमी आई है। देखिए, हाल के दिनों में डेफिनेटली कमी आई है। आपको याद होगा पहले एक जैगवार भी क्रैश किया था, उस पर काफी डिस्कशंस हुई थी बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर के अंदर। साथ में 1-2 इंसिडेंट्स हुए थे अपाशी हेलीकॉप्टर के, जब उन्होंने लैंडिंग की थी खासकर लद्दाख के अंदर। मेरे ख्याल से लगातार दो लगातार इंसिडेंट्स हुए थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और एक उससे पहले लद्दाख के अंदर हैवी लैंडिंग का भी इशू आया था। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज रहते हैं जब भी एक एयरफोर्स बहुत ज्यादा फ्लाइंग करती है, लेकिन हमारे जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो दूसरे देशों के साथ कहीं पे भी नीचे नहीं है। यानी कि जितने मिलियंस ऑफ आवर्स हम फ्लाई करते हैं उसके अंदर जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपेरेबल हैं आज की आधुनिक एयरफोर्सेस के साथ। पहले शायद मिग्स के ज्यादा होते थे इंसिडेंट्स। मिग 21 जो कि 40 से 50 साल पुराना जहाज था, और क्योंकि वो जहाज बहुत पुराना था, थोड़ा डिफिकल्ट था फ्लाई करने के लिए, डेल्टा प्लेटफॉर्म का था, हाई स्पीड्स पे लैंडिंग होती थी उसकी, तो कहीं ना कहीं वो एक मुश्किल जहाज था। और उसके ऊपर एक्सीडेंट जैसे जैसे वो पुराना होता गया, एक्सीडेंट्स बढ़ते गए। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा स्क्वाड्रन मिग 21 का रह गया, बाकी सारे स्क्वाड्रन जो है हमने नंबर प्लेट यानी कि उनको रिटायर कर दिया है। अभी धीरे धीरे हम इसको भी रिटायर कर रहे हैं। जैगवार्स
के, MiG-29 के, और साथ साथ में हम मिराज 2000 के भी धीरे धीरे करके रिटायर कर देंगे, क्योंकि ये सब जो है 40 साल के आसपास इनकी एज हो चुकी है। इस खबर पर आप जैसे अपडेट मिलता है तो आपको हम बताएंगे। जो बात कर रहे थे उस बात पर फिर आगे बढ़ते हैं। आपको धर्मांतरण के रैकेट जो यूपी में पकड़ा गया है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। ईडी को जांच दी गई है कि मतलब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और ठीक बात है, मनी लॉन्ड्रिंग का मसला ही लगता है, क्योंकि इतना करोड़ पैसा आया है, विदेश से पैसा आया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कितने मामले चल रहे हैं देश में। 1000 मामले चल रहे होंगे, मान लें हम एक एवरेज। कितने घरों को तोड़ा किसी सरकार ने? किसी सरकार ने तोड़ा किसी मनी लॉन्ड्रिंग के? और इतने बड़े बड़े सम्मानीय नेता हैं जो सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मामले में जांच में चल रहे हैं। उसमें से बहुत सारे लोग मंत्री भी बन गए, वो अलग है, लेकिन जांच तो चल ही रही है मनी लॉन्ड्रिंग की। क्या कोई एक भी घर किसी पावरफुल व्यक्ति का जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसा, उसका घर तोड़ा जा रहा है? ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है ना सर? नहीं, धर्मांतरण का भी हो तो धर्मांतरण के कानून में जो यूपी सरकार का जो 2024 में अपडेटेड हुआ है, 2021 में हुआ है, जिसमें कहा गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट करें, फांसी भी हो तो फांसी दें, लेकिन क्या घर तोड़ने का उस कानून में प्रावधान कर रखा है यूपी सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त टिप्पणी और गाइडलाइंस आई थी, आपको याद होगा कि तो फिर वही बात होगी, रूल ऑफ लॉ की बात हुई ना। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ फांसी का अधिकार, फांसी का मामला हो, यदि उसमें फांसी की सजा दे रखी हो, एंटी कन्वर्जन लॉ जो यूपी का है, जिस 2021 में बना, फिर 2024 में अपडेट हुआ, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, तो वो दीजिए। जो कानून, जो भी कानून में होता है उस कानून के साथ चलिए। मैं इस पर बार बार बात करता हूँ, उनको फांसी लगानी हो फांसी लगाइए, मामला चल रहा हो तो। हाँ बोलिए। सौरभ जी, इसमें एक चीज और आती है, ये इसको कहीं 100 करोड़ के करीब फंड्स इसके पास आए थे, तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, तभी ईडी इसके अंदर जंप इन कर गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कई दशकों से ये काम चल रहा था और कई दशकों से रिलीजियस कन्वर्जन हो रही थी। तो मुझे ये समझ नहीं आता, अगर ये कई दशकों से हो रही थी और इनके अलग अलग रेट भी थे, अगर सिख है तो इतना है, ब्राह्मण है तो इतना है, तो इसकी खबर लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज या लोकल पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंची और इतना टाइम क्यों लिया गया इनको पकड़ने के लिए? ठीक है, और आप सवाल कर रहे हैं कि जो सजा है कानून में वो दो, घर क्यों तोड़ रहे हो इसका? मतलब और क्या हर किसी का घर तोड़ते हो? बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, डिफिकल्ट सवाल इनसे ही हो रहा है। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें कुछ छिपा हुआ है। गलत पहचान से धर्मांतरित व्यक्ति के नाम पर ये पूरा घर बना हुआ है। ये जमालुद्दीन के नाम पर तो है ही नहीं। ये नीतू नाम की जो लड़की है, नीतू नसरीन जो बन गई थी, उसके नाम पर ये सीधे सीधे बेनामी संपत्ति का मसला है। ये सामान्य मसला नहीं है, ये दूसरे मसलों जैसा किसी का घर होता है, किसी की संपत्ति होता है, वैसा नहीं है। अब बेनामी संपत्ति की जब्ती और बेनामी संपत्ति में जो गड़बड़ हुई उसको तोड़फोड़ उसी कानून का एक हिस्सा है। कितनी तोड़फोड़ की है, कानून के बाहर की है, तो जाहिर है अगर बहुत कानून के बाहर करेंगे तो उसमें आदमी अदालत जाएगा। लेकिन इतने गंभीर मसले पर इसकी चर्चा मुझे थोड़ा सा बेमानी लगने लगती है। संपत्ति बेनामी अलग बात है, ये चर्चा बेमानी लगने लगती है। जहां जो इसकी फौरी वजह बताई गई है वो ये बताई गई कि ये अवैध रूप से गांव की जमीन पर बना। बिल्कुल, वो तो जाहिर है कि उसकी बुनियाद वही होती है। इसकी बुनियाद वही कब से है वहां पर उत्तर प्रदेश में? कब से है आपको याद है? 8 साल हो गए। तो ये घर अभी बना 8 दिन में? नहीं सर, जाहिर है ये जो आप कह रहे हैं, मुझे अवैध संपत्ति का मामला तो वो धर्मांतरण नहीं भी कर रहा होता तो भी घर तोड़ देना चाहिए था। तो भी है, लेकिन कई अवैध संपत्ति का धर्मांतरण से कोई मसला ही नहीं है। वो धर्मांतरण नहीं भी कर रहा होता तो भी तोड़ देनी चाहिए थी। सच्चाई सब जानते हैं, आप भी, मैं भी। ठीक वैसे ही है, हर बलात्कारी का घर भी तोड़ा जाता है, लेकिन हर बलात्कारी का घर नहीं तोड़ा जाता। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं हर्ष जी के कि इस पर चर्चा करना इस पूरे बड़े इशू से बेमानी मैं सिर्फ वही लेकिन मैं बात वही रूल ऑफ लॉ की करता हूं। मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ पर बार बार हम जो बात कर रहे हैं, इतना बड़ा फ्लो ऑफ मनी आ रहा है, इतना बड़ा रैकेट है, हमारी लड़कियों को इस तरह से धर्मांतरित किया जा रहा है, और उसके बावजूद ये सवाल खड़ा करना चाहिए कि 8 साल तक ये चलता रहा क्या, 10 साल तक ये चलता रहा क्या, उससे पहले से चलता रहा क्या। लेकिन अब कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई पर सवाल खड़ा करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। हो सकता है कि इसमें कई चीजें ऐसी आए जो अदालत कहे कि आपने 2 दरवाजा तोड़ना था, आपने 4 क्यों तोड़ दिया, तो उस पर सरकार जवाब देगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, इस तरह का काम करने वाले लोगों को ठीक से ऐसी सजा मिले जिसको सबक कहते हैं, वो मिलना चाहिए। मेरा तो रिएक्शन यही है कि अभी अगर कार्रवाई हो रही है किसी गलत चीज़ के खिलाफ तो उसका वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये सवाल भी रहेगा कि इतनी देर क्यों लगाई कार्रवाई करने में। ठीक।
राजस्थान में वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ है, चुरू में रतनगढ़ में फाइटर जेट क्रैश हुआ था। तो इंतजार कर रहे हैं हम कि इस पर कुछ और अपडेट आए। एयर कमोडोर बहल साहब ने आपको बड़ा तफसील से बताया कि क्या वजह रहती है कई बार एक्सीडेंट्स के पीछे, और आमतौर पर वैसे हमने ये देखा है कि जो पायलट्स होते हैं वो सेफली इजेक्ट कर जाते हैं। जी, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब भी अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आए या एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए किसी वजह से भी, चाहे वो इंजन फेलियर हो, बर्ड हिट का केस हो या फिर पायलट एरर हो, किसी भी केस से अगर पायलट के पास टाइम है और उतनी हाइट है तो हमेशा इजेक्ट करता है, और वो 90% प्लस केसेस में इजेक्ट करता है, अनलेस वो फेटल इसलिए हुआ है कि लास्ट मिनट में उतनी जमीन के पास टाइम अवेलेबल नहीं था उसको इजेक्ट। ये देखिए कुछ और तस्वीरें आई हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई देता इसमें, लेकिन जो जहाज गिरा उसके मलबे का कुछ हिस्सा जरूर दिखाई देता है, आग लगी हुई दिखाई दे रही है। फ्यूजलाज में आग लगी हुई अभी दिखाई दे रही है, लेकिन पूरा हिस्सा नहीं दिखाई पड़ रहा, और इससे फाइटर जहाज का भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। अदरवाइज रैकेज देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा जहाज, अगर इसके ज्यादातर पार्ट्स मिल जाएं तो इसका जो डेल्टा प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, आगे कैनार्ड लगा है कि नहीं लगा, या टेल का कैसा उसका शेप है, तो उससे देख के काफी हद तक हम बता सकते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन मिला है, अगर आप देखिए बहुत छोटा सा एक फ्यूजलाज का पोर्शन मिला है, तो इसमें कहना मुश्किल हो सकता है। जी, तो और पायलट्स का भी अपडेट हम पता कर रहे हैं। हमारे पास मतलब ट्विन पायलट वाले तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं, ज्यादातर ट्विन पायलट्स जो है ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी होते हैं, और सुखोई के अंदर 2 पायलट होते हैं। तो वो इसलिए होते हैं, एक सिस्टम ऑपरेटर होता है और एक पायलट होता है, यानी कि जो जहाज के इतने सारे सिस्टम्स है उसको एक अलग व्यक्ति जो कि पायलट नहीं भी हो सकता, पायलट भी हो सकता है और नेविगेटर भी हो सकता है, तो वो तो सिस्टम ऑपरेटर। ये कौन सा जहाज है, कितने पायलट थे, ये पता चला। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। क्या खबर मिल रही है मनीष इस क्रैश के बारे में? सौरभ, भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, और जो इसमें टेल और जो बाकी डिटेल मिली है उसके मुताबिक प्रारंभिक जो जानकारी आ रही है वो जैगुआर्स की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और ये बताया गया था कि ये एक ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान ये टेक ऑफ हुआ था। अब से कुछ देर पहले कोई टेक्निकल स्नैग आया, उसकी जानकारी इनको मिली, और फिर उससे पहले कि ये संभल पाता इसे ये क्रैश हुआ है चुरू के पास, और अब इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की कर दी गई है। अब से कुछ देर बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा औपचारिक तौर पर इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, ऐसा हमें जो टॉप सोर्सेज हैं वो एयर हेडक्वार्टर में उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। सौरभ, अब पायलट के बारे में कुछ पता चला है मनीष? सौरभ, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं साथ में, क्योंकि चुरू और उसके आसपास के एरियाज में सिविल पॉपुलेशन, जैसे ही ये क्रैश हुआ उसके तुरंत बाद ही वहाँ पे सभी लोग पहुंचे, और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई पुष्टि अभी नहीं की गई है किसी भी डिटेल की, लेकिन जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उसको वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो पायलट हैं उसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। मनीष, आप थोड़ी देर रुकिएगा हमारे साथ। बैल साहब, जैगुआर बताया मनीष ने और पायलट के बारे में नहीं पता है अभी। जी, जैगुआर एयरक्राफ्ट का अभी कुछ हाल ही पहले एक सीरियस एक्सीडेंट क्रैश हुआ था जिसमें पायलट की भी मौत हुई थी। एक अपडेट दे दूं मैं, आज राजस्थान में एक वॉर एक्सरसाइज, एक युद्धाभ्यास भी हो रहा है भारतीय वायुसेना का। बिल्कुल, और ये 2 दिन चलने वाला युद्ध अभ्यास 3:30 बजे शुरू होकर दूसरे दिन के रात 9:30 बजे तक बंद होने का है, और इसमें बहुत सारे प्लेन्स जो है मॉडर्न, जैसे कि रफाल, सुखोई 30, जैगुआर, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक चीज तो जो आपके एडिटर साहब ने बताई कि वो ये जहाज ट्रेनिंग सॉर्टी पे था, तो यह भी हो सकता है कि यह जहाज ट्रेनिंग सॉर्टी में दूसरे जहाजों के साथ होगा, और उसमें से एक इस जहाज में या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई होगी या फिर इसमें पायलट एरर भी हो सकता है, और उसकी वजह से यह क्रैश किया। ट्रेनिंग सॉर्टी मतलब? ट्रेनिंग सॉर्टी का मतलब है कि ये एक्सरसाइज के लिए भी हो सकती है। हाँ, और जो पायलट की ट्रेनिंग हम करते हैं, देखिए हर स्क्वाड में ऐसे पायलट होते हैं जो फुली तरह भी ट्रेन नहीं होते, और उनको भी ट्रेन किया जाता है फुली ऑपरेशन बनाने के लिए। और दूसरा, कई पायलट्स ऐसे होते हैं जो अभी 2 एयरक्राफ्ट लीडर नहीं होते, 4 एयरक्राफ्ट लीडर नहीं होते, 6 एयरक्राफ्ट लीडर नहीं होते, तो उनको हर स्टेज पे ट्रेन किया जाता है। कुछ की ट्रेनिंग इस तरीके से भी की जाती है, कुछ हवाई कॉम्बैट की ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से स्ट्राइक एलिमेंट्स की हो सकती है, तो वो अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग स्टेजेस पे की जाती है। और जब वो कहते हैं कि ये ट्रेनिंग कर रहा था, तो कुछ भी हो सकता है, एक नॉविस पायलट की भी ट्रेनिंग हो सकती है और एक एक्सपीरियंस पायलट की भी ट्रेनिंग हो सकती है। जी, तो खबर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, राजस्थान में चुरू में
रतनगढ़ इलाके के अंदर वायुसेना का एक जागुआर जहाज क्रैश हुआ है जो कि ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। और राजस्थान में ही आज वायुसेना की एक एक्सरसाइज भी रखी गई है। जोधपुर और बीकानेर में आज ये युद्ध अभ्यास चलेगा, 3:30 बजे शुरू होगा। वायुसेना का फाइटर जेट जागुआर था जो क्रैश हुआ है। चश्मदीद जो मौके पर हैं उन्होंने ये बताया कि उन्होंने विमान को नियंत्रण खोते हुए देखा और इसके बाद वो जमीन पर गिर गया और उस विमान के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। कई खेतों में आग लग गई है, इसका मतलब मलबा काफी बड़े इलाके के अंदर फैला हुआ है। ये घटना आज दोपहर करीब 12:40 की है। अब एक ही पायलट, दो पायलट इसका मतलब इसमें रहे होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर सिंगल पायलट भी हो सकता है, अगर ट्रेनर होगा तो 2 पायलट्स भी हो सकते हैं। अभी ये क्लैरिटी आई नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कह सकते हैं कि जैगुआर्स में पिछले कई सालों के अंदर काफी जहाज क्रैश कर चुके हैं। मेरे को एक फिगर याद आ रही है, 50 जहाज क्रैश किए थे 2020 या 22 से पहले। तो कहीं ना कहीं जैगुआर क्रैशेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जहाज अब काफी हद तक ओल्ड होता जा रहा है और कई ऐसे जैगुआर जहाज होंगे जिनकी 40 साल भी उम्र पूरी होती है। ये देखिए कुछ और तस्वीरें भी आई हैं, मलबे की तस्वीरें इस क्रैश के बाद की, और कुछ और हिस्से इस जहाज के जो हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। वो विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे अभी। मनीष भट्टाचार्य राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, कोई और अपडेट आपको मिला इस क्रैश के बारे में? मनीष, मेरी आवाज मिल रही है? वायुसेना का विमान बता रहे हैं जो लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, आवाज़ आ रही है। वायुसेना का ये विमान बताया जा रहा है। चूरू का ये गांव है राजल देसर, राजगढ़ के पास पड़ता है, वहाँ पर ये विमान क्रैश होने की बात बताई जा रही है। और घटनास्थल पर जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने, तमाम लोग वहाँ पर हैं मौके पे, जो मोबाइल से तस्वीरें जिन्होंने कैद की, उन्होंने बताया कि 2 बॉडी भी रिकवर्ड हुए, छिद विक्षिप्त अवस्था में है बॉडी, जो कई पार्ट्स अलग अलग जगह पर मिले हैं। और बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ आई थी। एक बड़ा सा खेत है खाली सा वहाँ पर, और विमान के जो छोटे मोटे टुकड़े हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो अलग अलग छिटक कर गिरे हुए हैं और काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हुई है। आईजी जो है उनसे हमारी बातचीत हुई है। आईजी ने कंफर्म किया है कि घटना जरूर हुई है, लेकिन कौन सा विमान है, क्या है, ये उन्होंने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। तमाम पुलिस बल वहाँ पर रवाना हुआ है, लेकिन जो वीडियोज़ आए हैं और जो वहाँ पर मौके पर जो लोग हैं, जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि पूरी तरीके से आग के गोले की तरह से एक बहुत तेज विस्फोट की आवाज़ आई। पेड़ पौधे जो आसपास की जो छोटी मोटी फसल थी वो पूरी तरीके से जल गई। और अलग अलग जगह पर जब वीडियो या आसपास के जब लोग भीड़ जुटने लगी बनाने के लिए, जो वीडियो खड़े थे, तब उन्होंने देखा था कि बॉडी के तमाम जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पर छिटके हुए मिले हैं, क्योंकि ब्लास्ट हुआ होगा तो जो बॉडी है के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग गिरे हुए हैं। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि 2 लोगों की मौत हुई है कि नहीं, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ डेड बॉडी के जो हैं, बॉडी के कुछ अवशेष मिले हैं और मौके पर पुलिस बल वहाँ पर रवाना हुई है। अब ये बड़ी दुख की खबर है जो आप बता रहे हैं कि कम से कम एक बॉडी के अवशेष तो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता अभी कि जहाज में 1 लोग थे या 2? जी हाँ, देखिए अभी कोई पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही है। पुलिस बल जो मौके पर पहुंची है वो समझ ही नहीं पा रही है कि आखिरकार इसमें, क्योंकि ब्लास्ट बहुत तेज हुआ, आवाज़ बहुत तेज आई थी, तभी ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों से जो पूछा है और जो उनके जो वीडियोज़ हैं उसके आधार पर ही एज्यूम किया जा रहा है कि 2 डेड बॉडी हो सकती हैं, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि 2 हैं या 1 है, क्योंकि अलग अलग छिटके हुए हैं अवशेष बॉडी के हैं, वो अलग अलग जगहों पर खेतों में टुकड़े मिले हुए हैं और बहुत तेज गोले की तरह, के गोले के स्वरूप वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, आवाज़ आई है। और पूरा जो इलाका है वहाँ पर, जिस खेत में वो गिरा है वो गड्ढा हो गया और वो पूरा ब्लैक हो गया, जो मलबा है वो वहाँ पर पड़ा है। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोकल ग्रामीणों की वहाँ पर पहुँची है। रतनगढ़ का राजल देसर गाँव है, वहाँ पर गाँव का इंटीरियर इलाका है। पुलिस अभी मौके पर पहुँच रही है और IG, DC और जो कलेक्टर है सब मौके पर रवाना हुए हैं और उनके जो एयरफोर्स या अन्य सैन्य जो ऑफिशियल्स हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी भी किसी स्तर पर नहीं आया है। रतनगढ़ मतलब आप थोड़ा एरिया के बारे में बताएंगे, कौन सा जिला, कहां पर? देखिए चूरू है, चूरू यहाँ से जयपुर से लगभग 350 किलोमीटर पड़ता है। चूरू का ये रतनगढ़ है, शेखावाटी इलाका है और राजल देसर गांव है। और माना जाता है कि आसपास इसके थोड़ी कुछ दूरी पर अगर सैन्य ये विमान है तो एयरफोर्स के तमाम जो विमान हैं वो फाइटर विमान उड़ते भी हैं कई बार। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ से हरियाणा से लगती हुई सीमा भी है, झुंझुनू और सीकर के पास लगता है। और ये चूरू का ये शेखावाटी इलाका है, राजल देसर गाँव
गांव, लेकिन ये जो जिस जगह पर ये घटनाक्रम हुआ है वो पूरा एक खेत है, खाली खेत, पूरा लैंड है बहुत बड़ी, वहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। और अभी फिलहाल मौके पर बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे हैं और पुलिस बल वहां पर पहुंच रही है। मनीष रुके हमारे साथ आप। एयर कमोडोर साहब, तो ये इतना तो कंफर्म है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है। बहुत ही दुखद घटना है। मेरा एक ऐसा दोस्त था, विंग कमांडर अनिल मुरगई, जब उसका MiG-21 क्रैश किया और वो फील्ड्स पे गिरा तो उसके बॉडी के पीसेस भी 300 से 400 मीटर के अंदर छोटे छोटे पीसेस थे। तो कोई उठा भी नहीं रहा था उस समय, क्योंकि आसपास लोग, तो उस समय मैं हेलीकॉप्टर में वहां पहुंचा और जब मैंने उसके पीसेस उठाए तो पूरी जिंदगी जो है मेरी फ्लैशबैक कर गई। जब से स्कूल में मैं उसके साथ था, उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी में NDA में ट्रेनिंग, एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग, और फिर बाद में जब वो CO था उस स्क्वाड्रन का जहां पे वो क्रैश हुआ, मेरे बेस में आके हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ऐसे ही वो क्रैश साइट भी लग रही थी, क्योंकि उसमें जहाज जब गिरा, आउट ऑफ कंट्रोल गिरा, इंजन फेलियर था वो, टेक ऑफ के इमीडिएटली बैड। इसमें टेक ऑफ वाला रोल तो नहीं है, इसमें इंजन का भी रोल है कि नहीं है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल जहाज गिरा है, ये आपके जो संवाददाता है उन्होंने बताया था। और जब वो ऐसे क्रैश करता है तो बॉडी के पीसेस छोटे छोटे बहुत दूर तक 300 से 400 मीटर तक फैल जाते हैं। ऐसे क्या परिस्थितियां होती हैं जिसमें पायलट को इतना भी समय नहीं मिलता कि वो इजेक्ट हो जाए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जमीन के पास वो कोई एक्सरसाइज कर, ये जैगुआर जो है डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट है, ज्यादातर लो लेवल पे इसको फ्लाई किया जाता है और ये लो लेवल पे ही स्ट्राइक करता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है इवन हाई ऑल्टीट्यूड में भी या फिर नीचे भी मीडियम ऑल्टीट्यूड्स में कि जहाज आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, चाहे पायलट की गलती से या फिर कोई ऐसी टेक्निकल डिफेक्ट होती है जिसमें जहाज को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो अगर वो पायलट उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो और फिर हाइट नहीं बचती उसको इजेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो एक बार रेट ऑफ डिसेंट सेट हो जाता है कि आप कितने स्पीड से जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर इजेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके बाद वही होता है जो आपका ये क्रैश साइट पे दिख रहा है। जी देखिए, एक और तस्वीर आ रही है, इसमें काफी बड़ी आग जो है वो लगी हुई दिखाई दे रही है। और जब मनीष ने भी इस बात को बताया, मनीष भट्टाचार्य ने भी, हमारे डिफेंस एडिटर भी बता रहे थे कि जो मलबा है जहाज का वो भी काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है, कई खेतों में आग लगी हुई दिखाई दे रही है और एक शव कम से कम पुष्टि की जा सकती है कि एक शव तो वहाँ पर लोगों ने देखा, लेकिन वो शव भी जो है वो भी उसके भी कई टुकड़े हो गए क्योंकि इम्पैक्ट के बाद ऐसा हुआ। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें एक पायलट था या दो पायलट थे। सौरभ जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर जो डिस्पर्शन है इतना ज्यादा है जो कि अब दिख रहा है बहुत क्लियरली, तो इसका ये मतलब भी है जहाज जब क्रैश किया है वो फ्लैट एटीट्यूड में क्रैश किया है, ना कि ऐसे। अगर ऐसे क्रैश करता है तो जमीन के अंदर चला जाता है और जो मलबा है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। लेकिन जब जहाज फ्लैट क्रैश करता है, मतलब जब आउट ऑफ कंट्रोल होके ऐसे फ्लैट क्रैश करता है, तो उसका मलबा भी बढ़ता है और जो एरिया है जहां पे बॉडी पीसेस मिलते हैं वो भी ज्यादा हो जाता है। मनीष प्रसाद फिर जुड़ गए हमारे साथ, हमारे से डिफेंस एडिटर मनीष भट्टाचार्य बता रहे हैं कि एक शव मिलने की पुष्टि हुई है, जागुआर जहाज है, आपने बताया था। सौरभ, वो तस्वीरें हमने भी देखी है और भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे हमने इस बारे में जानकारी ली। दरअसल वो बहुत ही शत विक्षत हो रखा है, तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये क्रैश हुआ तो उस दौरान तेज क्रैश होने के साथ साथ जब ये जमीन पे इसका इम्पैक्ट हुआ तो आसपास जो लोग थे उनमें से हो सकता है कि संभवतः ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि इजेक्शन करते हुए किसी ने नहीं देखा। इस समय भारतीय वायुसेना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को बताया है, लेकिन जैगुआर की जो स्क्वाड्रन है बाड़मेर और उत्तरलई और उसके क्योंकि आसपास के पूरे एरिया में एक भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज हो रही थी, ट्रेनिंग सॉर्टीज की जा रही थी और इसीलिए पूरा एरिया एक्टिव था। अब ऐसे में जैगुआर की क्रैश की खबर आते ही जो इसका जो टेल है वो बरामद किया गया, वो मिल गया है। उसके अलावा जो पूरा जो विंग्स के पास जो मार्किंग थी वो उसकी डिटेल मिल गई है, लेकिन जो अभी तक पायलट के बारे में और साथ में जो इसमें और जो लोग थे उसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तो इसीलिए कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि इसमें जो पायलट मौजूद थे उनका क्या हुआ है। अभी इसलिए भारतीय वायुसेना के द्वारा औपचारिक इस बात की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि ये जैगुआर है और ये जो ट्रेनिंग सॉर्टी का पार्ट था और जब टेक ऑफ करने के बाद इसमें टेक्निकल स्नैग आया, उसके बाद से लेकर इम्पैक्ट तक की जो तस्वीरें हैं वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। जो उसका मलबा है, जो डेब्री है वो गिरी हुई है। उसके अलावा जो
आसपास का पूरा जो एरिया था, क्योंकि ओपन फील्ड एरिया है जहां पर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई है, तो इसीलिए कम से कम इसका इंपैक्ट हो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। जो लोकल हैं और साथ में हमारी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा वहां पे बॉडी रिकवर की गई है। बॉडी का क्योंकि इंपैक्ट इतना ज्यादा था, धमाका तेज हुआ, उसके साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया है वहां पर जो बॉडीज रिकवर हुई हैं, तो ये अभी जांच की जा रही है। लेकिन पायलट्स की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जिसके लिए हमें टॉप सोर्सेज भारतीय वायुसेना के द्वारा कहा गया है कि थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करने के बाद टॉप ऑफिशियल्स की जो टीम है वो इस जगह पर स्पॉट पर पहुंच रही है और साथ में पुलिस से भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द एरिया को लोकेट करें और सैनिटाइज करते हुए इस एरिया को ब्लॉक करें, क्योंकि जो बाकी डिटेल्स हैं वो खंगाली जा रही है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। उसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, जो इस समय इसकी पूरी जानकारी एयर हेडक्वार्टर को दी गई है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हुआ ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट है, क्रैश है, और इसी वजह से अब इसकी जांच की जा रही है। सौरभ, ये जो एक्सरसाइज आज होनी है उसी का हिस्सा था, ये पता चला है आपको? सौरभ, ये जो एक्सरसाइज हो रही है, दरअसल ये पूरा एरिया इस समय जो भारतीय वायुसेना के जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात को बताया है कि जो बीकानेर है उसके आसपास का जो पूरा एरिया था, बीकानेर, चुरू, बाड़मेर, उत्तरलई, ये जो पूरा एरिया है वहां पर एक एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज के तौर पर ये की जा रही थी और पिछले कई दिनों से एक्सरसाइज का पार्ट था। और जब ये ट्रेनिंग सॉर्टी हो रही थी तो उस दौरान भी सिर्फ जैगुआर ही नहीं बल्कि एयरबोर्न यानी हवा में जो बाकी एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, वो भी उस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे, मैनोवर कर रहे थे और उस दौरान ये हादसा हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि पायलट की अभी तक कोई सूचना नहीं है, औपचारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं बताई गई है, नहीं दी गई है, तो इसीलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी हुआ। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ही एक्सरसाइज और ट्रेनिंग सॉर्टी का पार्ट था और इसीलिए टेक ऑफ करने के बाद इस पूरे एरिया को ये जैसे एरिया डोमिनेंस होता है उस तरीके से किया जा रहा था और उसी दौरान ये एक्सीडेंट हुआ, इसमें एक क्रैश हुआ है। मनीष भट्टाचार्य भी है हमारे साथ राजस्थान से। मनीष, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का वर्जन कुछ सामने आया, क्या देखा उन्होंने वहां पर? देखिए, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है हमारी, चूंकि उन्होंने वीडियोस भी भेजे। उन्होंने बताया कि एकदम से एक विमान बहुत तेज़ी से आके गिरा और बहुत तेज ब्लास्ट हुआ। बहुत उस धमाके की आवाज़ से ही लोग, जो ग्रामीण जो गांव में थे, वो वहां पर पहुंचे। थोड़ी देर तो आग के गोले की तरह वहां पर जलता रहा सब कुछ, तो लोग पहुंचे कि आखिरकार क्या है। जब उन्होंने देखा, उन्होंने ये तो कहा कि ये तो कन्फर्म है कि कोई विमान आके गिरा है, लेकिन आवाज़ इतनी तेज़ थी, ब्लास्ट इतनी तेज़ था कि शुरुआत में कोई जाने की वहाँ पर हिमाकत नहीं जुटा पाया। लेकिन बाद में जब गए उसका वीडियो बनाने के लिए लोग, तब आसपास में कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो विक्षिप्त अवस्था में वो पड़े हुए थे, अवशेष थे वो पड़े हुए थे। तब उनको लगा कि इसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई। इमीडिएटली उन्होंने पुलिस को सूचना दी। ये जिस जगह पर हुआ है सौरभ, उसके आसपास आप देखिए सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन भी है। चूरू से बहुत ज़्यादा सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन की बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। आमतौर पर लोग बताते हैं कि जब कोई भी सैन्य विमान है वो हवा में उड़ते हुए उनको दिखाई देता है, आवाज़ें आती हैं। लेकिन ये अचानक से इस तरीके की घटनाएं, उसके बाद पुलिस को इन्होंने सूचना दी है, पुलिस भी आ रही है। लेकिन अभी एक की मौत का तो कंफर्मेशन हुआ है, लेकिन ये दो के लिए अभी कोई भी कंफर्म इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि अलग अलग जगह पर जो बॉडी के जो पार्ट्स पड़े हुए हैं उसको पुलिस अब कलेक्ट कर रही है और पूरा जो मलबा है वो खेत में पड़ा हुआ है, उसको लोग देखने के लिए वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और पुलिस जो IG हैं बीकानेर रेंज के ओम प्रकाश पासवान, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बारे में पुष्टि मैं जरूर कर रहा हूँ, लेकिन ये विमान कौन सा है, इसमें पायलट इजेक्ट हुआ है या नहीं है, दोनों क्या डेड बॉडी पायलट की है, इस बात पर अभी पुष्टि इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनकी बात लगातार ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल्स और सैन्य जो अधिकारी हैं उनसे लगातार हो रही है। बहुत दुखद हादसा है ये और कुछ और जानकारियों का इसमें इंतजार भी है जो कि एयरफोर्स की तरफ से या स्थानीय प्रशासन जो है वो इसकी ऑफिशियली जब जारी करेगा तो आपको हम और बताएंगे। फिलहाल मनीष भट्टाचार्य, मनीष प्रसाद, आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये राजस्थान से आप इस क्रैश की खबर देख रहे थे। चूरू जिले के रतनगढ़ में ये जागुआर विमान क्रैश हुआ है। गाँव में हो जाए अर्जना बटी करे सुबह तो
और कुछ और खबरों का आइए अब उसका जिक्र कर लेते हैं। केरल से एक खबर है जहां पर एक बार फिर भगवे के नाम पर घमासान है। केरल में एसएफआई यानी लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई जो छात्र संघ है एसएफआई, उसके कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के खिलाफ एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र केरल यूनिवर्सिटी के भगवाकरण का आरोप लगाते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुए। 2 जुलाई का मामला है। केरल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर मोहनन कुंडुमल ने रजिस्ट्रार केएस अनिल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। रजिस्ट्रार ने एक निजी कार्यक्रम को रद्द करने का नोटिस जारी किया था। इस कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में भगवा ध्वज के लिए भारत माता की तस्वीर लगाई गई थी और अब केरल में इसी का विरोध हो रहा है। भारत माता की तस्वीर के इस्तेमाल पर हंगामा किया जा रहा है और लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो राज्यपाल पर आरोप लगा रही हैं कि वो शिक्षा के केंद्रों का, यूनिवर्सिटीज का भगवाकरण, सैफ्रनाइजेशन कर रहे हैं। भारत माता उसी का प्रतीक है और उसको लेकर जब उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, आप देखिए तो उस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें क्या थी। पुलिस को बहुत सारे लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। स्थानीय एमएलए भी बताया गया है कि मौके पर पहुंच गए थे। ऐसे एक पुराना विवाद भी आपको याद होगा, केरल में ही ऐसा विवाद हुआ था कि भारत माता की तस्वीर मंच पर लगी हुई थी तो उस पर स्थानीय जो मंत्री थे उन्होंने उस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया था। तो ये ऐसा ही मुद्दा अब एक बार फिर केरल में उठता हुआ दिखाई दिया। तो बढ़ली ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए कई बार लगता है कि क्या ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, विचार आपके आयातित हैं, समझ में आता है, लेकिन क्या भारत को, भारत माता का चित्र लगा हुआ है, भारत की बात करना, और मतलब बड़ा अजीब सा ये सवाल है ना कि भारत माता का चित्र लगा था इसलिए वहाँ नहीं जाए या वहाँ हंगामा हो गया या मंत्री ने कहा कि हम कार्यक्रम में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल इस भूमि का जो मूल है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि हम हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता है, हमारा एक भूखंड को लेकर एक संस्कृति, एक संस्कार, एक संस्कृति के साथ जुड़े हुए जो नायक हैं उनकी बात हम करते हैं। इस सब नायकों की एक धर्म में जो प्रतिष्ठा है उसकी बात हम करते हैं, उसको वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। और यहाँ देखिए कई बार आता है तो हर बार ही कहा जाता है कि मुसलमान नहीं मानता है क्योंकि वो उसको किसी को भी माता कह के पूजना और ये, लेकिन यहाँ तो ये मुसलमान नहीं है ना, ये कम्युनिस्ट आइडिया है और यही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए कई बार जब कैंपस में इस तरह के विवाद होते हैं तब ये सवाल खड़ा होता है कि ये हमारे देश के नौजवान उन बच्चों के मन में क्या डाल रहे हैं, कैंपसेज को भगवाकरण नहीं हो रहा है ये कहकर क्या वहां जहर फैला रहे हैं, ये भी सवाल होना चाहिए। अच्छा, वैसे जब इस किस्म के विवाद होते हैं तो आमतौर पर फोकस जो है, क्योंकि भारत माता का अगर मानचित्र लगाया जा रहा है तो सीधे लोग इसको, या कम से कम इन लोगों ने उसको आरएसएस से जोड़ लिया कि भाई आरएसएस भारत माता की पूजा करती है, भारत माता को वंदनीय मानती है और जगह जगह उनके कार्यक्रमों में भारत माता के नाम से हिंदुस्तान के नक्शे को एक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ मालाएं वगैरह चढ़ाई जाती हैं, लोग जाते हैं वहाँ सामने जाकर के हाथ भी जोड़ते हैं, तो फोकस चला जाता है आरएसएस पर। कह रहे लेफ्ट पर भी कोई बात करेगी, लेफ्ट को भारत माता से क्या प्रॉब्लम है? विजय जी, ये मतलब रोजाना इस पर बहुत चर्चा होती है कि भारत माता से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेफ्ट हो कोई किसी को, तो भारत की बात है ना, विचारधारा लेफ्ट की भी यहाँ पर चलती है। लेकिन ये जो मसला यहाँ पर है, जो मुझे, अच्छा आपने बताया कि 2 जुलाई का है, क्योंकि मैं देख रहा था पहले जुड़ा हुआ मैटर है, कुछ रजिस्ट्रार निकाला था, समझ गया, प्रोग्राम होना था, वो कह रहे हैं, जो मुझे जब तक ठीक है क्योंकि उस दिन की भी बात हो रही थी तब, कि भारत माता से परेशानी नहीं है। वैसे आइडियोलॉजी के तौर पर उनको परेशानी है जो चर्चा हो रही है, लेकिन वो जो भारत माता की तस्वीर है जिसमें भारत के चित्र के आगे एक और तस्वीर बनी हुई है, उसको लेकर वो कहते हैं कि ये आरएसएस की भारत माता है, मतलब जो उससे हमें परेशानी है, भारत माता से परेशानी नहीं। ये उन लोगों का तर्क है, लेकिन ये बेवजह का तर्क है भारत माता को लेकर, भारत को लेकर। वो तस्वीर, उस तस्वीर में होता क्या है सर? भारत का नक्शा और बीच में एक देवी की, हाँ, तो वो देवी की तस्वीर से उनको, देवी की छवि से वो उसको आरएसएस के साथ जोड़कर देखते हैं, उससे परेशानी, भारत के नक्शे से उनको परेशानी नहीं है। लेकिन ये वही हो रहा है कि आजकल इतना हम लोग पुश करते जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ बात चलती जा रही है और इस तरह के विरोध, मतलब मुझे लगता है कि कैंपस में किसी और चीज पर हंगामा हो, काम नहीं हो रहा, कॉलेज नहीं चल रहा, यूनिवर्सिटी का इसको फंड नहीं मिला हो, तो आइडियोलॉजिकल मामला बना दिया, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसकी एक बड़ी वजह गवर्नर साहब भी है वहाँ पर। अच्छा। जो राजेंद्र आर्लेकर साहब हैं, वो जब से पहुंचे हैं तब से वहाँ पर सैफ्रनाइजेशन को लेकर एक बड़ी डिबेट केरला में चल रही है और वो हर दिन किसी न किसी बहाने से चलती रहती है। वो पिछले दिनों गवर्नर, ये जो विधानसभा थी उसमें भी शायद कोई एक विवाद हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, वो भी गवर्नर साहब की प्रेजेंस में ही था और वो भी भारत माता की तस्वीर को लेकर ही वहाँ पर हुआ था। तो
राजेंद्र आर्लेकर साहब को लेकर भी वहाँ पर सेपरेटाइजेशन को लेकर बड़ा विवाद हुआ। वैसे केरल में आपको याद हो कि आरिफ खान साहब थे, बहुत लंबे समय तक वो गवर्नर रहे, तो उनके समय में कम विवाद थे, लेकिन उनको लेकर भी बड़े विवाद वहाँ पर चलते रहते हैं। दूसरा पक्ष ये कहता है जब उनके समय में ज्यादा विवाद थे, इसीलिए नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, रोज वहाँ आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ वो मोर्चा निकलता था, झगड़ा करते। ये आरोप लगता है, आज आरोप लेफ्ट है या दिल्ली में जेएनयू को लेकर भी ऐसा विवाद होता है, तो विपक्ष ये कहता है कि ये बीजेपी आरएसएस वाले जो हैं अब शिक्षा में भी घुस रहे हैं, जगह जगह अपने लोग बैठा दिए हैं, इसी प्रकार की आइडियोलॉजी के। मैं वही बोलने जा रहा था। इनका कहना ये है कि हम तो जो पाप पहले हुआ कि शिक्षा का एक तरीके से उसको कम्युनिस्ट रंग दे दिया गया, लाल रंग दे दिया गया, वामपंथीकरण कर दिया गया, हम उसको हटा रहे हैं। अब ये बात, कई मामले ऐसे आ चुके हैं, वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। दिल्ली में जेएनयू के वीडियो मुझे याद है, एक महिला प्रोफेसर जो है वो क्लास में बताती हैं कि हिंदू धर्म क्यों खराब है, या कैसी कैसी जुर्म जो है वो इस धर्म की वजह से हुए हैं, और घोषित तौर पर आप कम्युनिस्ट पार्टी के कार्डधारी शिक्षक होते हैं यूनिवर्सिटी में। देखिए वो गलत नहीं कहा गया कभी। सौरभ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उतनी ही रैडिकल है जितनी कि कोई और रैडिकल थॉट, वो अब मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, बट कोई भी रैडिकल आइडियोलॉजी दुनिया में अगर है, उनका और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट जहाँ पे भी सत्ता हासिल करते हैं वहाँ अपनी डोमिनेंस और किसी और को कोई जगह नहीं देते। इनफैक्ट अगर लेनिन और मार्क्स के आप पोस्टर लगा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और उनको आप अपने पिता के समान और दादा के समान या कोई भी पदवी देंगे, तो भारत माता वो भगवा रंग की हो, लाल रंग की हो, किसी रंग की हो, उससे आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, वो सारे पक्षों का है, सारे स्टूडेंट्स का है। तो ये जो चल रहा है केरला में, तो वामपंथियों का जो गुंडा राज चल रहा है वो लंबे समय से चल रहा है, और आरएसएस के कार्यकर्ता कितने मारे गए हैं सबको मालूम है। और ये जो वेपनाइजेशन स्टूडेंट्स का हो रहा है, ये सिर्फ केरला तक सीमित नहीं है, जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और इतना इंटॉलरेंट और इलिबरल बनाया जा रहा है कि वो और कोई विचारधारा को जीने देना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगता है इसमें तो कहीं ना कहीं गवर्नर 11 साल मोदी रूल के बाद भी लेफ्ट में इतनी जान बची है। बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय तक आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं केरल में है, और वो वहां पर बहुत लगातार फाइट करते रहे। केरल में 10 साल से सरकार में है, सरकार में 2 टर्म मिले लेफ्ट को। हाँ, लेकिन लेफ्ट का जो डोमिनेंस एकेडेमिया पे है वो 70 साल से ज्यादा है। आप उसकी बात करिए। एकेडेमिया जो है वो लेफ्ट के कंट्रोल में ही है। आप बेशक पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार रही केंद्र में, लेकिन अगर आप करिकुलम देखें, अगर आप सिलेबस देखें, तो वो सारा लेफ्टिस्ट एकेडेमिया ही कंट्रोल करता है। आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां बिल्कुल उल्टी विपरीत दिशा की पॉलिटिक्स चल रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पार्टी के विधायक हैं संजय गायकवाड़। इनकी गुंडागर्दी की तस्वीर अब सामने आ गई है। संजय गायकवाड़ ने एमएलए कैंटीन में खराब खाने से का बहाना करके या उसकी वजह बता करके नाराज होकर के कैंटीन के संचालक पर मुक्कों की बरसात कर दी। तस्वीरें देखिए, ये एमएलए हैं, वीडियो बन रहा है, पीट रहे हैं, खाना खराब मिल गया होगा, खाने की क्वालिटी ठीक नहीं होगी, जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालना, मुक्कों से मारना। ये विधायक जी इतने नाराज हो गए, हाथ में इन्होंने दाल ली और आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल की कैंटीन पहुंचे और कैंटीन का जो मैनेजर था उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। अब विधायक के इस बर्ताव का ये वीडियो वायरल हो गया है, और विधायक ने दरअसल खाना ऑर्डर किया था, लेकिन जब खाना पहुंचा उनका कहना है कि दाल से बदबू आ रही थी, और इस पर ये विधायक को गुस्सा आ गया। और इनके बारे में बता दें, ये संजय गायकवाड़ बुल्ढाना से विधायक हैं। मैं किसकी परवाह नहीं करता, मैं हाथ जोड़ के समझाने के बाद में सारी भाषा में समझने का कोई मानता नहीं है, तो शिवसेना स्टाइल हमारी यही है। विधायक आप हैं, आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक है, विपक्षी कह रहे हैं कि संजय गायकवाड़ जो है उन्होंने अच्छा नहीं किया, कानून हाथ में लेके। विरोधी पक्ष के लोगों से मुझे कोई लेन देन नहीं है, मुझे महाराष्ट्र के लोगों की जान की फिक्र है, हमारी जान की फिक्र है। अगली अगर वापस खाना इस तरह से वापस मिला तो फिर यही विषय दोहराया जाएगा, फिर यही हाल हो जाएगी।
अगर खाना खराब है तो उसके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार है, आमदारों को भी है, सामान्य आदमी को भी है, क्योंकि हमने कानून बना के रखे हैं। पर जिस तरह से कानून हाथ लेकर एक गरीब आदमी को मारने का पाप इन लोगों ने किया है, तो सरकार की मस्ती जो है वो समझ में आती है। इनको जनता से लेना देना नहीं है, इनको जो बहुमत मिला है वो बेईमानी से मिला है और इनको अब जनता का कोई लेना देना नहीं। इस तरह का व्यवहार इन लोग कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता ये महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को क्या हो गया है। इनका व्यवहार सुनिए, जो इन्होंने मारपीट करने वाला विधायक था क्या कह रहा है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। हमारे रिपोर्टर ने पूछा कभी दोबारा ऐसा फिर हो गया तो क्या करेंगे, बोले फिर यही व्यवहार होगा। किस बात की हेकड़ी दिखा रही हो भाई, कौन हो तुम, हो क्या? किसी को भी उठाओगे मारोगे और उसके बाद बेशर्मी इतनी कि कह रहे हैं कि हम दोबारा करेंगे। इस आदमी के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, उनकी पार्टी का विधायक ही कह रहा है एकनाथ शिंदे को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये खुलेआम ऐसे गुंडागर्दी करके उसके ऊपर हेकड़ी दिखा रहा है, दादागिरी कर रहा है। ऐसे आदमी को तो नेता कहना ही पाप है, ये नेता कहलाना ही नहीं चाहिए। ये आदमी जो एक खराब खाना मिल गया तो वो मारपीट पर उतारू हो गया, कल को कोई बड़ी चीज हो जाएगी तो क्या पिस्तौल लेके निकल जाएगा, गोलियां चला देगा ये आदमी। बदतमीजी की इंतहा है। और कभी कोई दूसरी पार्टी का आदमी वो मराठी नहीं बोली तो उस पर थप्पड़ मार रहा है, और उस पार्टी का मुखिया कह रहा है कि मारो जरूर लेकिन वीडियो मत बनाओ। दोनों अलग अलग कैंप के हैं। और मैं कोई पैरेलल वो मैं कोई बैलेंस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसमें तो ये आदमी को देख करके बहुत गुस्सा आ रहा है। और आपने व्यवहार सुन लिया इसका। मुझे तो थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, क्योंकि हमारे ही दोस्त हैं वहाँ पर रिपोर्टर, क्योंकि जिस गुस्से में थे और जिस ताकत के साथ हमारे रिपोर्टर ने, आपके रिपोर्टर ने सवाल पूछा था, उससे गुंडे की तरह उसके साथ भी बदतमीजी कर सकते थे। लेकिन फिर वही मसला आता है ना सौरभ जी, कि रूल ऑफ लॉ की बात है। फिर आप कहेंगे कि मैं सब चीज़ों को बैलेंस करता हूँ, जोड़ता हूँ। मुजफ्फरनगर हो, महाराष्ट्र हो, रूल ऑफ लॉ पर बात होती है ना। असली बात तो रूल ऑफ लॉ की है ना भाई। वो एमएलए भी क्यों पिटाई कर रहा है उसकी, क्योंकि ये गुंडागर्दी है। और जो कल हम महाराष्ट्र में देख रहे थे, वो राजन विचारक के घर पर सामने वो पिटाई कर रहा है। दूसरा वो राज ठाकरे साहब कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाना, पिटाई जरूर करना, गुंडागर्दी करना। तो वो सारी मसला यही है कि रूल ऑफ लॉ को, और रूल ऑफ लॉ को जब तक आप नहीं मानेंगे, वो सबके लिए उसी ताकत के साथ मानना चाहिए, उस पर काम क्या करना कहना है इस आदमी पर आपको? नहीं, कहना कुछ नहीं है। पुलिस को टांग के ले जाना चाहिए सही मायने में तो, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये तो नीति नियंता है। और पता नहीं किस विचित्र अवस्था में ये थे अपने कक्ष में कि उसी अवस्था में गमछा लपेटे बनियान पहने चले आए। शायद उस वक्त का कुछ गुस्सा रहा होगा, गलत समय पर गलत भोजन इनको पहुंच गया, क्या ऐसा इनके दिमाग में फितूर चढ़ गया था। और फिर वही सवाल उठता है, कैंटीन में अगर खराब है, अगर एमएलए कैंटीन थी, मतलब वहाँ जहाँ रुके थे वहाँ का था, तो ये एक मसला है। तो ये तो सीधे सीधे आप अपने विधानसभा अध्यक्ष को कहिए, राज्य संपत्ति विभाग को कहिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। आपके तो हाथ में ये सब, आप तो विधानसभा में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। लेकिन जिस तरह की मुक्केबाजी ये साहब कर रहे थे, उसमें तो ये लगता है कि यही काम करते हैं। राजनीति इनका दूसरा एक, जिसको कहें कि साइड का काम है, असली काम इनका मुक्केबाजी। और शर्म भी नहीं आती है। वो व्यक्ति जो भी है, जो बहुत ही मतलब जिसको कहें कि कुछ बहुत सामान्य से पैसे पर वहां काम कर रहा होगा, जरा सा भी थोड़ी सी भी नैतिकता शर्म बची हो तो एकनाथ शिंदे को अपने इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जरा सी, क्योंकि मुझे उम्मीद बड़ी कम है। और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होने के नाते, इन साहब को जिनको किसी की परवाह नहीं, अरे भैया तुम कोई अपना साम्राज्य थोड़ी नहीं चला रहे हो, लोकतंत्र है, यहां परवाह करनी पड़ती है लोकतंत्र की, संविधान की, कानून की। कुछ तो समझ में आए, माफी मांगे, चिट्ठी लिखे, नोटिस जाए, कुछ तो। इनमें शर्म होती तो ये काम कर रहे होते। सौरभ जी, मैं एक दो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पॉलिटिशियन अबव द लॉ है? सबसे मेरा पहला ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि क्या कोर्ट्स, मैं मानता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो अपने पार्टी के या अपोजिशन के, वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, चाहे वो एमएनएस के अगेंस्ट हो या एकनाथ शिंदे की पार्टी के अगेंस्ट हो, पर क्या कोर्ट्स सुओ मोटो नोटिस लेके इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती? उनको पता है कोर्ट्स को कि पॉलिटिशियन कभी भी एक पॉलिटिशियन के ऊपर एक्शन लेने से बहुत बार सोचेगा। अब सुओ मोटो तो सर कोर्ट्स बहुत से मामले लेती हैं, ये किसी को छोटा मामला लगे, लेकिन लेने को कोई अदालत ले सकती है इसका संज्ञान। और हाँ, नेता हमारे देश में ज़्यादातर मामलों में अबव द लॉ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हैं अबव द लॉ। कितने नेताओं को कितने मामलों में जेल होती है, इस आदमी के ऊपर एफआईआर कब होगी नहीं कहा जा सकता। और मैं इनसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी बहुत सह लेता है, ये बेचारा मैनेजर सह गया,
इसकी भी बुद्धि थोड़ी अगर होती ना खराब, हाँ, तो फिर इसने पलट के एक अगर लगा दिया होता है मेरे साहब को, सारी नेतागिरी शर्म के साथ पानी में निकल जाती। फिर उनका निकलना मुश्किल हो फिर आप जाता। दिखाते रहिएगा कितनी मछलियां हैं आपके हाथ पर। मध्य प्रदेश से एक बड़ी कंट्रोवर्सी निकली है, उसके बारे में आपको बताते हैं। कांग्रेस के एक विधायक ने दरअसल एक बड़ा विवादित बयान दिया है। ग्वालियर ग्रामीण से वे कांग्रेस के एमएलए हैं साहब सिंह गुर्जर। ये कांग्रेस पार्टी के न्याय सत्याग्रह के मंच से बोल रहे थे। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिग्विजय सिंह जो सीनियर लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बातें कही जा रही थी। इन्होंने कहा क्या, इन कांग्रेस विधायक के शब्द थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो हिजड़े थे वो संघ में गए। संघ मतलब आरएसएस। अब कह तो इन्होंने दिया, इसके बाद हंगामा हुआ। बीजेपी के बहुत सारे लोग इस वक्त इन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस ने न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश भर के नेता आए थे और जीतू पटवारी पर एक केस दर्ज हुआ है, उन पर एफआईआर हुई है, उसका विरोध कर रहे थे। आपको ये मामला मैं बता देता हूं दरअसल है क्या। दरअसल एक जगह पर एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने किसी विवाद में उसके साथ मारपीट की और फिर उसको मल खाने के लिए मजबूर किया। ये उस व्यक्ति का आरोप था। अब इसकी शिकायत लेके वो जीतू पटवारी के पास पहुंचा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास। इन्होंने कहा कि तुम जाकर के पुलिस में मुकदमा दर्ज कराओ। वो व्यक्ति पुलिस में चला गया। अब लेकिन उसका ये सब पहले की बातें हैं, पहले ऐसी ये कहानी सामने आई। अब उसी व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे तो ये सब कहने के लिए और बीजेपी के नेता का नाम लेने के लिए जीतू पटवारी ने कहा था और मैंने उनके दबाव में आकर के ये झूठ बोला और पुलिस में रिपोर्ट करा दी। तो अब बीजेपी वालों ने, अब जो सरकार है वहां की, इस बयान के बाद सरकार ने जीतू पटवारी के ऊपर एफआईआर कर दी कि उन्होंने इस व्यक्ति को मजबूरी में डाल करके, इसको मजबूर करके झूठा केस दर्ज करवाया। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी, इन्होंने कहा कि इसके ऊपर सरकार ने दबाव डाला है, इसलिए इसने ये बयान दिया है, हम इसके घर जाएंगे। वो उसके घर गए, घर पर वो व्यक्ति मिला नहीं। तो अब कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति की गुमशुदगी की शिकायत करना चाहती है और इस कार्यक्रम में यह हो रहा था कि जीतू पटवारी के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है वो केस वापस लिया जाए, नहीं तो ये सारे के सारे कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि हम थाने जाकर आत्मसमर्पण करेंगे, कहेंगे कि हम सबको जेल में डालो। आप एक बयान सुनिए। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। समझ गए ना, ये सारा ही काफी है। एमपी में दरअसल ये मामला थोड़ा सा अब बड़ा बन गया। अच्छा, इसके पीछे आप देखें जो कहानी है वो है बड़ी गंभीर। जो कहानी है वो ज़्यादा गंभीर है Exactly. और उस पर मतलब ठीक से मसला होना चाहिए। और बहुत बार राजनीति में ऐसा होता है कि किसी को भी बदनाम करने के लिए किस तरह से दबाव भी बनाया जाता है और वो आम आदमी जो है वो किसी प्रेशर में भी कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता। अब ये भी हो सकता है कि वो जो प्रेशर था वो उस समय बनाया गया प्रेशर कि जिसके बीजेपी के खिलाफ उसने शिकायत दर्ज की, या ये भी हो सकता है कि आज जो प्रेशर बना हो उसकी वजह से वो यहाँ पर ये बात कर रहा हो। दोनों बातें हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत होता है और वो गंभीर मसला है। और ये जो कर रहे हैं कि आत्मसमर्पण करें, थाने में चले जाएं, इसमें कोई मुझे ऐसे बड़ी बात नहीं लगती राजनीति। इनके बोल पर ये इसको कोई सहमति वाली बात नहीं है और इस तरह की बात से मैं कभी भी सहमत नहीं होता। और या तो जो लोग, मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ कि संघ के बारे में ज़्यादातर लोग वही बोलते हैं जो संघ को नहीं जानते। जो संघ को जानते हैं वो संघ पर बात नहीं करते, कम से कम ऐसी बात तो नहीं करते। ठीक है, लेकिन अब यह है कि इसकी कोई निष्पक्ष जांच हो और पता चले। आपने ठीक कहा, असल मुद्दा तो यह है कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। हाँ, उसके साथ जाती हुई या उसको दबाव में डाल के उससे झूठ बुलवाया गया। अब एक खबर, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत से, हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये सांसद हैं और इनका कई स्टेटमेंट्स वैसे तो सुर्खियां बनते हैं, जो बोलती हैं वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। अब जो ताज़ा बात है वो ये कि ये एक पॉडकास्ट इंटरव्यू कर रही थी और अपनी ज़िंदगी पर, अपनी पॉलिटिकल लाइफ पर बातें कह रही थी। इनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो पॉलिटिक्स पर सवाल हुआ इनसे और यहाँ एक ऐसी बात इन्होंने कह दी जिस पर अब फिर चर्चा हो रही है। इन्होंने ये कहा कि कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं अपनी को, भाई हमारी नाली टूट गई है हमारे घर के बाहर, हमारी सड़क नहीं बन रही है, सड़क टूटी हुई है, ये शिकायतें मेरे पास लेके आते हैं। मैं सांसद हूँ, ये काम है विधायकों के, पार्षदों के, उनकी समस्याएं ये मेरे पास लेकर के आते हैं। मैं लोगों को समझाती हूँ कि ये समस्या जो है ये आपका विधायक पार्षद दूर करेगा या राज्य सरकार दूर करेगी। फिर लोग मुझसे कहते नहीं आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप सेलिब्रिटी हो, फिल्म में काम करती हो, आप अपने पैसे से हमारा काम करा दो, इतना तो आप कर ही सकती हो। तो ये उन्होंने अपनी बेबसी बताई। फिर उनसे सवाल पूछ लिया गया कि आप
एंजॉय कर रही हैं पॉलिटिकल लाइफ अपनी, आपको अच्छा लग रहा है पॉलिटिक्स में? तो उन्होंने कहा देखिए ईमानदारी से मैं कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रही, साफ साफ उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मेरा कोई सोशल सर्विस का बैकग्राउंड नहीं है, मैंने कोई समाज सेवा नहीं की है जीवन में। ठीक, अपना ऑनेस्टली बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा स्वार्थी किस्म का जीवन जिया है और पॉलिटिक्स में बहुत समाज सेवा करनी पड़ती है जो मैंने कभी नहीं की। तो अब लेकिन ये है कि मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उन्होंने कह दिया कि मैं कोई बहुत एंजॉय नहीं कर रही हूँ अपने इस जीवन को। अगर मुझे भी एक मौका मिला था इनसे बात करने का, तो वहाँ भी इन्होंने कुछ इसी किस्म की बातें की थी इंटरव्यू में। कुछ महीने हो गए उस बात को दिल्ली में, तभी उन्होंने पहली बार लगा था कि हाँ ये जीवन शायद इनको बहुत रास नहीं आ रहा है ये जीवन इनको। अब देखिए ना, वहाँ वो बाढ़ बारिश के जंगल में जाकर के घूमना पड़ता है, सब करना पड़ता है। जो आदमी परेशान होता है वो तो कुछ भी कह देता है नेता को देख करके। तो वो सब जो है वो अभी फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि वो कोप अप कर पा रही हैं उससे। लेकिन जो उन्होंने कहा उस पर क्या कहेंगे आरती जी? पहले तो ये कि कंगना रनौत इनफैक्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अनकन्वेंशनल सी एक्टर रही है, और जिस तरह से वो बेबाकी से बात करती है उसकी सराहना करनी चाहिए। वो सच जो है कड़वा लगे हमें, मीठा लगे, कुछ भी हो, लेकिन वो ऑनेस्टली बात करती है। और मुझे लगता है ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो ओपनली और ऑनेस्टली कह रही है कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है पॉलिटिक्स में, और वो साफ साफ ये भी कह रही है कि उन्होंने बहुत स्वार्थी जीवन जिया है। और ये एक्चुअली ये बात जो है सब इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पे लगभग लागू होती है। और इनफैक्ट अक्सर यही हम सोचते हैं कि इतने बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़, इनको क्यों लोकसभा में आना है या राज्यसभा में आना है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। हमने कई सारे एक्टर्स देखे, राज्यसभा में वो मेंबर तो बन जाते लेकिन कभी आते ही नहीं है राज्यसभा, कभी भी वो पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। एक बहुत बड़ा विषय है कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन और क्या उनका मेंबरशिप जो है लोकसभा या राज्यसभा में वाकई वो स्पेशली जो लोकसभा रूट से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विषय है, और कंगना ने इस विषय को पब्लिक डिस्कोर्स में लाई है, इस पे बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात कि अगर कंगना एक एक्टर होते हुए वो देख रही है कि कितने हेल्पलेसनेस है उसको, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, वो ये पैसा नहीं लगाना चाहेगी पब्लिक सर्विस पे, तो ऑनेस्ट ये देखिए, ये तो आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो व्यक्ति अपनी जेब से पैसा लगाए। ये तो मतलब ये उनके काम का ये दायरा तो नहीं है। कोई करना चाहे बहुत अच्छी बात है, आप करो सर, वो आप अपने पैसे का इस्तेमाल जनसेवा के लिए करें। लेकिन मैं पर्सनली बोलूं, मुझे तो इनका बयान बड़ा ईमानदारी भरा लगा, रिफ्रेशिंग लगा कि चलो कोई व्यक्ति खुल के सच तो बोल रहा है। लेकिन ये सवाल तो राजनीतिक पार्टियों से करना चाहिए। असली सवाल तो राजनीतिक पार्टियों से है कि वो क्यों सेलिब्रिटीज़ को अपनी एक सीट बचाने के लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि पिछले 60-70 साल का देखूं तो 3 अभिनेता मुझे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के 3 बड़े लोग जो एक्टिव तरीके से लगे, वो सुनील दत्त साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे और हेमा मालिनी। एक नाम और लिया जाता है सर वैसे, मेरे को जो बताते हैं लोग, विनोद खन्ना का भी, मतलब विनोद खन्ना भी, लेकिन उनका करियर बहुत लंबा नहीं रहा। ये तीनों चारों लोग जो है, हो सकता है 1-2 लोग और भी हो, मैं भूल रहा हूँ, उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उन लोगों ने फिर भी काम किया। बाकी आप 50 लोग होंगे कम से कम अभी जो सेलिब्रिटीज़ आए। आपको याद होगा कि मैं ध्यान करता हूँ, अभी ये चूरू की बात हो रही, बीकानेर से धर्मेंद्र को सांसद बनाया था बीजेपी ने। 6 महीने बाद वहाँ पर पोस्टर लगने लग गए कि गुमशुदा सांसद। फिर अभी आपने सनी देओल साहब को बनाया, और भी लोग हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, वो उससे पहले गोविंदा आए थे, राजेश खन्ना रहे थे, फिर उधर सचिन तेंदुलकर आए, रेखा आई यहाँ पर राज्यसभा में, तो उनकी कोई प्रेजेंस नहीं होती। बल्कि क्या होता है कि उनका जो आप केवल एक सीट को बचाने के लिए भी इस बार की ये सीट मिल जाए, जैसे मंडी में भी हुआ कि कंगना के साथ। और कंगना तो वैसे भी आमतौर पर ऑनेस्ट तरीके से बात करती है, उसकी तारीफ ही करनी चाहिए। बिल्कुल, एक तो है कि बहुत ही ऑनेस्ट है, उन्होंने ऑनेस्टली बोल दिया कि ना तो मुझे काम आता है, ना मुझे ये काम अच्छा लगता है। तो ये बात एक बहुत ही अच्छी है, चाहे डायरेक्टली नहीं बोला कि काम आता है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 चीजें बोलना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, तो उनके पार्टी के एमपी कैसे कह सकते हैं कि हमें समाज सेवा से कोई भी लगाव नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि जो कहते हैं कि मुझे नालियां, सड़कें
ये मेरे लिए नहीं है, ये तो विधायकों के लिए। लेकिन आपका एमपी लैड का जो प्रोजेक्ट का 5 करोड़ एक साल में मिलता है, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन्हीं चीजों का तो है। सैनिटेशन की जब हम बात करते हैं तो नालियां ही तो हैं जो ह्यूमन वेस्ट को लेके जाती हैं, आपने इंपॉर्टेंट तो वही है। और वो उसका अगर आपको नहीं आता तो एक ट्रेनिंग होनी चाहिए एमपीज की, खासकर वो जो इस फील्ड से, इस क्षेत्र से नहीं। मैं आपकी बात से अब सहमत हूं और आगे इसको ले जाता हूं। ठीक है, आपने ईमानदारी से, कंगना ने कहा कि भाई ये काम मुझे बहुत रास नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, एंजॉय नहीं कर रही हूं, तो छोड़ दो, रिजाइन। लेकिन ये जिस वजह से आप यहां पर हो, जिस जनता की जवाबदेही आप पर है, आप नहीं करोगे तो किसी और को दे दो, तो आप छोड़ दो इस काम को। लेकिन अब उन लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें, उन्होंने तो पार्टी सिंबल देख करके आपको चुन लिया था। त्रिपाठी जी, गलती है ना भाई, आप क्यों नेताओं को चुनते हैं? एक तो पार्टियां क्यों टिकट देती, तो जाहिर उनको लगता है कि जनता इन्हीं को देख के कर देती है। 2 बड़े उदाहरण हैं और मतलब सबके ध्यान में होगा, गोविंदा ने जब राम नाईक जैसे व्यक्ति को हराया था, राम नाईक जी का करियर खत्म हो गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था, बहुगुणा जी का करियर खत्म हो गया। अब करियर खत्म मतलब ऐसा थोड़ी ना होता उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता भी उस तरह से उनको, क्या हर अभिनेता इस काम में है? कंगना रनौत को अगर देखें तो यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है जिसको हमें बात करनी चाहिए, जो छूट जाता है। क्या अगर कोई अभिनेता अभिनेत्री किसी भी विषय पर अपने एक विचार रखने लगे, तो क्या जो दूसरे विचार को मानने वाले हैं उसको ऐसे पुश करते देते हैं कि वो राजनीति में ना आए तो उसका काम नहीं चलेगा? आपको ध्यान में होगा वो सामना में छपा था, उखाड़ दिया, कंगना रनौत का घर तोड़ दिया था। तब कितने लोगों ने पूछा कि भैया कौन सा, उसका घर क्यों तोड़ दिया भाई, इतने स्टूडियो बने, इतना कुछ है, क्यों नहीं तोड़ते हो? तो सवाल कई हैं। और कंगना रनौत ने उसके लिए नेता नहीं बन जाएंगे ना त्रिपाठी जी? नहीं, ये पुश करने का भी तो समझिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं। आप अगर किसी और क्षेत्र में हैं, कोई बयान दे रहे हैं, तो एक तरह से पुशिंग हो जाती है कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते, आप बिना राजनीति में रहते सक्षम ही नहीं हो सकते, आपको काम नहीं मिलेगा, आपको एक खांचे में डाल दिया जाएगा, वो भी बहुत खतरनाक है। देखिए, इस मामले में आखिरी बात यही है कि गलती कंगना से तो हो गई, जो वो स्वीकार कर रही हैं। बीजेपी से भी गलती हुई है जिसे वो स्वीकार नहीं कर रही है। अच्छा होगा ये दोनों लोग अपनी गलती जल्द सुधार लें, मंडी की जनता को कोई और विकल्प दे दें। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनके नए टैरिफ रूल्स को लेकर दुनिया भर के देश परेशान हैं और इस पर ट्रंप की धमकियां खत्म नहीं हो रही हैं। अब ट्रंप ने फिर धमकी जारी की है। कल उन्होंने ये बयान दिया था और हमने आपको दिखाया था कि मेरा भारत के साथ अमेरिका का एक ट्रेड डील होने वाली है, तो ये तो भारत के लिए अच्छी खबर है। बहुत ज़्यादातर देशों के साथ उनकी ट्रेड डील नहीं हुई है, लेकिन भारत, ब्रिटेन, चाइना, इनके साथ ट्रेड डील अमेरिका की हो गई। अब ब्रिक्स के बारे में उन्होंने बात की है। ब्रिक्स में 11 देश हैं, इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, ईरान, चाइना और भी मुल्क जुड़ गए हैं इसमें। ट्रंप ने यह कहा है कि ये जो ब्रिक्स बना है, ये तो बना ही अमेरिका के खिलाफ है। इसका मकसद है डॉलर को कम करना, डॉलर की अहमियत कम करना। दुनिया भर में डॉलर जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है ट्रेड का, उसको हटाना और इसकी जगह किसी और करेंसी को लाना। तो ये मैं नहीं होने दूंगा। और जो लोग भी ब्रिक्स से जुड़े हैं, इनको ये 10% टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ट्रेड डील हो चाहे ना हो, 10% अतिरिक्त कर तो देना पड़ेगा। इसमें भारत भी आता है। उनकी बात सुनिए। BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir? Or Yeah, is that pretty soon. if they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff just for that one thing. And they won't be a member long. I thought BRICS, they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard. ट्रंप की बात पर रिएक्शन आया क्योंकि इन्होंने ब्राजील की बात थी और इस बार अभी ब्रिक्स समिट जिससे प्रधानमंत्री अब नामीबिया के लिए गए हैं, वहीं से गए थे, तो वो होस्ट कर रहे थे ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप को जवाब दिया और शुक्र है कि किस दुनिया का कोई नेता तो बोला ट्रंप को सीधे सीधे। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मुल्क का सबसे बड़ा नेता इस तरीके से दुनिया भर को धमकी दे, ये ठीक नहीं है। अमेरिका जैसे इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को दुनिया में घूम घूम कर देशों को इंटरनेट पर धमकी देना ठीक नहीं है। उनको ये समझना होगा कि दुनिया बदल गई है। आपको पता है या नहीं? नहीं मालूम तो जान लीजिए। हमको किसी बादशाह की जरूरत नहीं है। हम खुद मुख्तार देश हैं। अगर वो ये समझते हैं कि वो तमाम देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं, तो उन देशों को भी जवाब में टैरिफ लगाने का अधिकार है।
Os países têm o direito de taxar também. सर अब कैसे देखें, पहले तो मैं इंडिया की बात करता हूं, मतलब हमें ब्रिक्स में होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से अग्री इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये बेसिकली चीन जो है ब्रिक्स के अंदर से वो देखता है ब्रिक्स को एक एज एंटी वेस्टर्न अलायंस। वो चाहता है कि जो बास्केट ऑफ करेंसीज है ब्रिक्स की उसको अहमियत दी जाए। तो कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन की जो वो बात कर रहे हैं वो चीन के लिए बहुत ही एप्लीकेबल है और भारत का इससे कोई नहीं, क्योंकि भारत ने एक बार रिफ्यूज किया था जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने के लिए जहां इस बास्केट ऑफ करेंसीज और डॉलर डी डॉलराइजेशन की बात चल रही थी। तो भारत की बात तो बहुत क्लियर है और मुझे लगता है कि अगर हम सही तरीके से इस पॉइंट को पुट अप करेंगे तो ये 10% जो एडिशनल कह रहा है वो नहीं होगा। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, ट्रंप कहते हैं यू विल पे टैरिफ्स। या तो मेरी इकोनॉमिक्स खराब है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर जब वो कहते हैं हु विल पे टैरिफ्स, तो जो देश से आप सामान ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर सपोज आप चीन से इंपोर्ट करते हैं तो चीन टैरिफ नहीं देता, आपकी अपनी कंपनीज या आपके लोग टैरिफ देते हैं और उसकी वजह से आपके देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसकी वजह से जो ताकत है गरीब लोगों के पास खरीदने की, सामान खरीदने की, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे भी आपने स्पेंडिंग बिल में उसको कुछ भी नहीं दिया उन लोगों को, उनकी चीजें वापस ले ली हैं, तो आपकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है अगर वो हमेशा टैरिफ की धमकी दें तो। लेकिन ये तो ट्रंप को किसी ने समझा रखा है कि आप ये ऐसा करो और वो कर भी रहे हैं। एनीवे, अब जरा इंडिया यूएस ट्रेड डील की भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये डील लगभग फाइनल हो चुकी है, इसमें सिर्फ डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर पर बात अभी फंसी हुई है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपना डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर ये अमेरिका की कंपनियों के लिए खोल दे, लेकिन भारत अपने छोटे किसानों के हितों की रक्षा के लिए ऐसा नहीं करने देना चाहता। अमेरिका अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स को भारत में एक्सपोर्ट करना चाहता है, भारत इसके लिए भी फिलहाल तैयार नहीं है। तो ये एक दो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। इसीलिए जब उन्होंने ट्रंप ने कहा था कि चाइना से डील हो गई, यूके से डील हो गई, तो भारत के लिए उन्होंने कहा था कि डील होने वाली है। लेकिन लगता है कि उनको भी ऐसा लगता है कि भारत के साथ बात बिगड़ेगी नहीं, ये काम हो ही जाएगा कुछ आने वाले दिनों में। मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल काम है ये। अच्छा, इतना आसान नहीं है? हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर हिंदुस्तान की इकोनॉमी की जान है एक तरह से, और खासतौर से जान आप पैसे के हिसाब से ना भी सोचे, हिंदुस्तान की जो आबादी है, आबादी के लिहाज से वो उस लिहाज से आप देखेंगे तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और इस पर यदि कभी ये डील हो गई तो देश में भी बहुत फिर बड़ा राजनीतिक अगर इन सेक्टर्स को खोलता है भारत, तब वो दोनों बात बराबर हो गई ना, कि यदि वो उस सेक्टर को खोल देते हैं जीएम फूड को, हाँ। तो वो तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी प्रोडक्ट को, जो डेयरी सेक्टर है, उस पर असर डालने वाला है ही ना, तो बड़ा असर उसका होगा। अभी तक भारत कह रहा है हम ये नहीं होंगे, हम ये नहीं करेंगे। हाँ, अब किस तरह के दबाव बनते हैं डिप्लोमेसी में और वो सब बातें अलग होती हैं, लेकिन ये मुश्किल काम है मेरे लिए। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है ना इतनी आसानी से आज नई चीज पढ़ी, डेयरी सेक्टर, आप डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर छोटे किसानों से सीधे जुड़ा, ये बात सही है। इसीलिए ये प्राइमरी वजह तो ये है कि ये सेक्टर नहीं खोला जा रहा। डेयरी सेक्टर को ना अमेरिका की कंपनियों के खोलने के पीछे एक और वजह है, बड़ी विचित्र वजह है, वो ये कि वेस्ट में जिन जानवरों से दूध निकाल के जो पदार्थ बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन पर भारत भरोसा इसलिए नहीं करता क्योंकि कई मामलों में जो एनिमल फीड खिलाई जाती है इन जानवरों को, वो जानवरों के ब्लड से बनी हुई होती है। कुछ होगी, इस पे भी चर्चा नहीं होता। हाँ, ये चलता रहता, तो वो भारत को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, एक और इस बीच एक खबर यूपी से आ रही है। अभी ये जो हमने छांगुर बाबा का आपके सामने जिक्र किया था, ये धर्मांतरण करवाने वाला बाबा जो गिरफ्तार हुआ है, योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया है इस पर कि ये बाबा जल्लाद है और बलरामपुर में हमने जल्लाद को गिरफ्तार किया है। ये हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करता था, बेटियों की सौदेबाजी करता था। तो बड़ा सख्त बयान योगी आदित्यनाथ का इस पर आया है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे।
मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। अब ये खबर जो है, जिस तरीके से यूपी की सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ इस पर अपने एक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो अब ऐसा लगता है कि ये इसमें कुछ बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिविडेंड भी जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर 2-1.5 साल के बाद फिर चुनाव विधानसभा का भी होना है। कल ट्विटर पर बड़ा स्टेटमेंट आया था सीएम योगी का, और आज उन्होंने अभी ये बयान दिया और आज जल्लाद कहा इस आदमी को। नहीं देखिए, मतलब योगी आदित्यनाथ का जो ब्रांड है, जो बार बार हम कहते हैं किसके लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस की बात वो करते हैं। ये मसला उससे थोड़ा आगे का है। ये सिंपल लॉ एंड ऑर्डर, कोई अपराध, हत्या, अपहरण उसका नहीं है। ये सीधे सीधे उस सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करता है, जिसको लेकर बार बार चिंता जताई जाती है कि क्या इस देश में कोई अलग अलग नाम से कहें तो लव जिहाद जैसा, कोई जिहाद जैसा, कोई पैसे देकर इस तरह का कन्वर्जन रैकेट, कोई मुस्लिम देशों से जिसको हम कहते हैं कि वहाँ से पैसे आते हैं, वहाँ के मुल्ला मौलवी मौलाना आकर करते हैं, यहाँ एक बार आ गए तो कैसे वो नेटवर्क करते हैं, जिसको हम पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले अभी तो हमने फतेहपुर का वो पकड़ा था ना, जो दावत खिलाता था। दावत खिलाना मतलब ही हुआ कि कन्वर्जन कराना। इतना सब कुछ देखते हुए भी देश में बड़ा वर्ग इस पर उस तरह से चर्चा करने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ बार बार उसको अगुआ के तौर पर एक टेकअप करते हैं। ये बड़ा कॉज के तौर पर दिखता है, हिंदू कॉज के तौर पर दिखता है, तो निश्चित तौर पर चुनावी मसला भी बनेगा। हम उम्मीद बस ये करते हैं कि कोई दूसरा उसके भी समर्थन में आकर ना खड़ा हो जाए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इतने गंभीर मसलों पर भी राजनीतिक पार्टियां पालाबंदी कर लेती हैं। गंभीर मसला है, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो जल्लाद से भी आगे कोई शब्द हो तो वो कहना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की ही जानी चाहिए। रैकेट बड़ा है, नेटवर्क के दूसरे लोग भी पकड़े जाएं।